हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानेशन क्लासेस। हमारी जो रिवीजन सीरीज चल रही थी उसमें आज का जो हमारा चैप्टर है वो है अकाउंटिंग रेशियोज। ठीक है जी। तो इसमें जो जो हमें कंटेंट पढ़ना है एज यूजुअल जो हम हर चैप्टर में करते हैं, तो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले हम अकाउंट रेशियोज क्या होता है उसका मतलब देखेंगे, फिर अकाउंटिंग रेशियोज का मतलब देखेंगे। ठीक है जी। और उसके बाद हम देखेंगे उसके ऑब्जेक्टिव्स एंड एडवांटेजेस रेशियो एनालिसिस के। रेशियो एनालिसिस का मतलब देखेंगे, उसके एडवांटेज देखेंगे और रेशियो एनालिसिस की लिमिटेशंस देखेंगे। तो ये तो हमारा बेसिक पार्ट रहेगा जिसमें हमें रेशियो क्या है, अकाउंटिंग रेशियो क्या है, उसका एनालिसिस क्या होता है, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज। उसके बाद हम इधर थोड़ा सा यहाँ पे हमारा फिर प्रैक्टिकल पढ़ा जाता है कि भाई हमें इसमें कैसे कैसे करना है। उसकी क्लासिफिकेशन बताई हुई है कि कितने तरीके की रेशियोज होती हैं। उसके अंदर फर्दर हम चीजें देखेंगे, जैसे लिक्विडिटी रेशियो होती है। लिक्विडिटी के अंदर हम दो चीज निकालते हैं, एक तो करंट रेशियो निकालते हैं और एक लिक्विड रेशियो निकालते हैं। इसके बारे में हम डिटेलिंग में आगे चैप्टर में पढ़ते हैं। उसके बाद देखेंगे सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो बेसिकली हमारी कंपनी की सिचुएशन बताता है कि कंपनी कितनी सॉल्वेंट है, यानी कि अगर वो आज रीपेमेंट पे आए तो क्या वो अपने डेटर्स को, क्रेडिटर्स को वो पे कर सकती है नहीं करती, मतलब जिनसे लोन लिया हुआ है उनको पे कर सकती है नहीं कर सकती है, वो सारी चीज देखेंगे। इसके अंदर हमें क्या क्या निकालना होता है, हम डेट टू इक्विटी रेशियो निकालते हैं, टोटल एसेट टू डेट रेशियो निकालते हैं, प्रोप्राइटरी रेशियो निकालते हैं और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालते हैं। इसके बारे में भी हम डिटेलिंग पूरी देखेंगे ही। लास्ट में आता है एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो मतलब आप यहाँ पे आप जो डेली रूटीन परफॉर्म करते हो, उस डेली रूटीन परफॉर्मेंस में आपकी जो चीजें हैं, आपकी सेल्स है, इन्वेंट्री है, उनसे कंपेरिजन किया जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे निकलता है हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, उसके बाद आता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ये 4 पॉइंट हम यहाँ निकालेंगे। ठीक है जी। उसके बाद आता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अब आप बिजनेस कर ही प्रॉफिट के ले रहे हो तो उसमें हम निकालते हैं हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आता है उसका रेशियो, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यानी कि आपने टोटल अलग अलग तरीके से हम कंपेयर करते हैं सेल्स के साथ, इन्वेस्टमेंट्स के साथ, टोटल एसेट्स के साथ, कि आपने कितना परसेंट ऑफ रिटर्न कमाया है। ठीक है जी। तो इन चारों की डिटेलिंग हम पढ़ेंगे सबसे पहले, लेकिन उससे पहले हमें समझना चाहिए रेशियोज क्या होता है। तो क्या होता है रेशियोज is a mathematical relationship between the two numbers that expresses how much the value is compared with the other। ठीक है जी। क्या कहना चाह रहा है, रेशियो में क्या क्या दो नंबर को कंपेयर किया जा रहा है कि एक नंबर से दूसरे नंबर की वैल्यू में कितना कंपैरिजन है, यानी कि कितना चेंज है। ठीक है ना। इट इज यूज्ड टू कंपेयर द क्वांटिटीज, मेजर द प्रोपोर्शंस और एनालाइज द रिलेशनशिप। मतलब एक दूसरे से रिलेशन है। जैसे कि अगर मैं कहूं कि मेरे एसेट्स जो है वो 1 लाख है और लाइबिलिटी जो है मेरी 50 लाख है, तो मैं क्या कहूंगा कि मैं जो मेरी लाइबिलिटी है वो रेशियो एसेट्स के मुकाबले कितनी है, आधी है। यानी कि एसेट्स मेरे डबल है और लाइबिलिटी मेरी 1 पे है। जैसे मैं कह रहा हूँ करंट एसेट्स मेरे कितने हैं, 1 लाख के हैं। ठीक है जी। और करंट लाइबिलिटीज मेरी कितनी होंगी, 50,000 की होंगी। तो मैं क्या कहूंगा, करंट लाइबिलिटी जहां मेरी 1 होगी तो वहां पे करंट एसेट्स कितने होंगे, ट्वाइस होंगे मेरे उसके, है ना। अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूंगा तो वही बात कह रहा है यहाँ पे। तो कहता है कि तो हमने इसमें क्या किया, इनकी क्वांटिटीज को यानी कि वैल्यूज को मेजर कर लिया, इनकी प्रोपोर्शनेट निकाल ली भाई हमने। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर रहा हूं तो सपोज को ऐसे डिवाइड किया मैंने, और साथ में इसको एनालाइज किया। एनालाइज क्या किया मैंने कि मेरी एसेट्स जो है वो लाइबिलिटीज के क्या है, डबल में है। ठीक है ना। ये क्या हो गया, इसका एनालिसिस हो गया। अब क्या क्या, क्या कह रहा है, रेशो कैन बी एक्सप्रेस इन डिफरेंट फॉर्म्स। रेशो को अलग अलग तरीके से मेजर किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। सच एज फ्रैक्शन, एक तो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, उसके अलावा डेसिमल्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है, परसेंटेज की फॉर्म में लिखा जा सकता है, या फिर कॉलोनियल फॉर्म में, जहां पे आप इस तरीके से डॉट डाल के लिखते हो। ये कॉलोनियल फॉर्म होता है हमारा। ठीक है जी। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा अकाउंटिंग रेशो। क्या, ये तो हमने नॉर्मल रेशो। अकाउंटिंग रेशो क्या होगा, अकाउंटिंग रेशो यही मैंने आपको जैसे एग्जांपल दिया। अकाउंटिंग रेशोज इज अ फ्रैक्शनल मैट्रिक्स दैट शोज द रिलेशन बिटवीन द टू फाइनेंशियल फिगर्स। अब जैसे मैंने यहाँ पे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, ये क्या है, दोनों हमारी फाइनेंशियल फिगर है। क्योंकि आप देखते हो जब आप बैलेंस शीट बनाते हो तो यहाँ पे हमारी करंट लायबिलिटीज आती है, यहाँ करंट एसेट्स आती है। ये कौन सा, टी फॉर्मेट के हिसाब से। अगर मैं कंपनीज के फॉर्मेट के हिसाब से चलूं तो यहाँ पे करंट लायबिलिटी और यहाँ पे करंट एसेट्स आते हैं, है ना। ठीक है जी। समझ गए आगे बात, आपको क्या कहना चाह रहे हो यहाँ पे। आगे देखो क्या कहता है, इट हेल्प्स इन एनालाइजिंग द कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, लिक्विडिटी। क्या मदद करता है, अकाउंटिंग रेशियो क्या पता लगाने में मदद करता है, कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता लगाने में मदद करता है। उसके अलावा आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, एफिशिएंसी और सॉल्वेंसी, यानी कि काम करने की क्षमता, रीपेमेंट की क्षमता, उसके अलावा प्रॉफिट कमाने की आपकी क्षमता, इन सब की कैपिटल और लिक्विडिटी, कंपनी के पास कितना लिक्विड कैश है उसके बारे में आपको जानकारी मिलती है। ठीक है जी। तो देखते हैं आगे। अब रेशो एनालिसिस क्या है। अभी तक हमने रेशो और अकाउंटिंग रेशो का मतलब देखा। रेशो एनालिसिस क्या है, इज अ टेक्निक यूज्ड टू अकाउंटिंग टू एक्सेस द कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ
क्या बताना चाह रहा है वो, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को मेजर करने में मदद करता है। आप परफॉर्म करके पता लगाओगे कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, जैसे क्या कंपनी अपने जो लोन्स है वो रीपे कर पाएगी नहीं कर पाएगी, ये किससे पता लगेगा, रेशियोज निकालने से पता लगेगा। बाय एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन द टू डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिगर्स, ठीक है ना भाई, हमने कैश को या फिर आपके एसेट्स को लोन्स के साथ कंपेयर किया तो आपको पता लगा कि भाई कंपनी पे कर सकती है नहीं कर सकती है, देखेंगे हम धीरे धीरे। इट हेल्प इन इवेल्युएटिंग द बिजनेस लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी, वही सारी चीजें आ गई, ठीक है ना। आगे क्या कहता है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, रेशियो एनालिसिस का, असेस द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, भाई कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में पता लगाने में मदद करता है। हेल्प इन इवैल्यूएटिंग द फर्म्स प्रॉफिटेबिलिटी, फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी एंड द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फर्म कितना प्रॉफिट कमा रही है और कितना उसके अंदर स्टेबिलिटी है कि वो अपनी चीजों को हैंडल कर सकती है। उसके बाद आता है हमारे पास फैसिलिटेट कंपैरिजन, एनेबल कंपनी टू कंपेयर परफॉर्मेंस ओवर टाइम एंड विद द अदर कंपनीज, भाई अपने आप को अपनी कंपैरिजन आप खुद से भी कर सकते हो। कैसे, मतलब आपने एक साल में परफॉर्म किया फिर अगले साल में कितना परफॉर्म किया तो अपना पिछले साल के कंपैरिजन कर सकते हो, या फिर अपनी कंपनी का जो आप दूसरी सिमिलर टाइप ऑफ कंपनी से आप कंपैरिजन कर सकते हो अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ, ठीक है जी। आगे क्या कह रहा है, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, असिस्ट मैनेजमेंट इन मेकिंग स्ट्रेटेजिक बिजनेस डिसीजंस, भाई आपको स्ट्रेटेजिकली डिसीजन लेने में मदद करता है। सपोज करो आपने कहीं पे जो है फंड ज्यादा खर्च कर लिया, या फिर आपने जो आपने फंड ज्यादा खर्च किया है उसको आप पता लगा पाओगे इससे कि भाई आपने कहीं पे ज्यादा फंड कर लिया, तो आप अगली बार क्या करोगे, डिसीजन मेकिंग में उस चीज को कम करने की कोशिश करोगे, तो क्या है वहां पे डिसीजन। या फिर आप ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो उससे किसी एक जगह पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो जहां पे आपको प्रॉफिट ज्यादा हो, तो उसमें आपको डिसीजन मेकिंग मिलेगी कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आगे बात आती है ऑब्जेक्टिव एंड एडवांटेजेस ऑफ रेशियो एनालिसिस। ऑब्जेक्टिव में क्या कहता है जी, असेस द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ये बात हमने अभी देखी जी। हेल्प इन इवैल्यूएटिंग द फर्म्स प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी एंड एफिशिएंसी, ये क्या है इसका ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस में आ जाता है। उसके बाद क्या कह रहा है, फैसिलिटेट कंपैरिजन, भाई आप अपने आप से या अपने कॉम्पिटिटर से कंपेयर कर सकते हो अपने आप को ओवर द टाइम। फिर आता है एड इन डिसीजन मेकिंग, भाई स्ट्रेटेजिकली डिसीजन लेने में मदद करता है कि आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या चीजों को आपको कम करना चाहिए, किस चीज को आपको बढ़ाना चाहिए, कहाँ पे खर्चे को आपके। उसके बाद आता है आपको डिटरमिनिंग क्रेडिट वर्थिनेस, असेस लीडर इन असेसिंग द कंपनीज एबिलिटी टू रीपे डेट्स, मतलब क्या कहना चाह रहा है, कंपनी की क्रेडिट वर्थिनेस यानी कि आपके पास कितनी क्षमता है कि आपने जो लोन लिया उसको रीपे कर पाओ। जैसे अगर आप बैंक से लोन ले जाते हो तो बैंक आपकी बैलेंस शीट देख के ये बताएगा ना कि भाई आप क्या लोन रीपे कर पाओगे नहीं कर पाओगे, वो अपने एनालाइज करेगा उस चीज को, फिर आपको लोन सैंक्शन करेगा वो, ठीक है ना। उसके बाद आता है आइडेंटिफाइंग द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, हाइलाइटिंग द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड अवेयरिंग द नीडी इंप्रूवमेंट। पर अब इससे आपको ये भी पता लगता है कैश फ्लो स्टेट रेशियो एनालिसिस से कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस कहाँ है जहां से आपको इंप्रूव करना चाहिए अपने आप को, ठीक है जी। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो हमारा आता है असिस्टेंट फोरकास्टिंग और हेल्प इन प्रिडिक्टिंग, असिस्टेंट फोरकास्टिंग यानी कि फ्यूचर में आपको फोरकास्ट करने में मदद करता है कुछ चीजों में, क्या आप उस तरीके का कैसे कि हेल्प इन प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर फाइनेंशियल ट्रेंड्स बेस्ड ऑन द पास्ट परफॉर्मेंस, यानी कि अगर आप पिछले सालों से अपना ट्रेंड बनाते चलोगे तो आपका एक पैटर्न बन के आएगा जिसके बेसिस पे आप अपना फ्यूचर का परफॉर्मेंस क्या कर सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो। जैसे कि सपोज करो आपने पिछले 5 साल से अपना कैश फ्लो बना रहे हो या रेशियो एनालिसिस कर रहे हो, तो रेशियो उसमें आप देखोगे कि भाई एनालिसिस में हर साल जो मेरा कैश फ्लो है वो क्या मतलब कैश फ्लो है या कोई भी परफॉर्मेंस है, कोई डेटर्स है, सेल्स है, वो इतने परसेंट ऑफ ट्रेंड से 5% से या 10% से क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो अगर आप फिर 6th ईयर में या 7th ईयर में जब आप बनाना चाहोगे अपना फ्यूचर फोरकास्ट कि हम कितनी सेल करना चाहें, तब हम क्या करेंगे वहां पे फिर हम उस ट्रेंड को फॉलो करके एक एस्टिमेटेड बेसिस पे हम क्या बना सकते हैं, फिगर बना सकते हैं कि भाई हमने 5% की ग्रोथ अगर ओवर द पीरियड करी है तो आगे भी हम 5% की ग्रोथ करके इतना प्रॉफिट ले सकते हैं या इतना हमारा सेल्स हो सकता है, ठीक है ना जी। आगे बढ़ते हैं हम। आगे आता है डिटरमाइन द क्रेडिट वर्थिनेस, वही बता रहा है कि भाई क्रेडिट वर्थिनेस पता लगती है, ये क्या इसका एडवांटेजेस भी है। उसके बाद कहता है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ये सेम पॉइंट रिपीट होके आ रहा है। फिर कहता है एडवांटेजेस की बात करता है, सिंप्लीफाई द फाइनेंशियल डेटा। अब एडवांटेजेस क्या है भाई, आप जो कॉम्प्लेक्स डेटा है उसको क्या करता है, वो कन्वर्ट कर देता है इजी टू अंडरस्टैंड एंड न्यूमेरिकल रिलेशनशिप में। जैसे कि अब मैं बात करूं कि भाई बैलेंस शीट थी हमारे पास, बैलेंस शीट में हर एक फिगर अलग अलग लिखी है, आपको उसको कंपैरिजन में डालना है। कंपैरिजन में डालोगे तो आपको पता लगेगा कि जैसे करंट एसेट में हमारे पास इन्वेंट्री है, कैश है, ट्रेड रिसीवेबल्स है, और क्रेडिट करंट लायबिलिटी में हमारे पास ट्रेड पेबल्स हैं आपके जो क्रेडिट हो गए या अदर एक्सपेंसेस है, तो उसमें आप कंपेयर कर सकते हो। एक रेशो बना लोगे उन दोनों का, करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटी से डिवाइड किया तो हमने क्या बनाया, एक रेशो बनाया जिससे सिंप्लीफाई पता लगा कि अगर आज हमें सारा कुछ रीपे करना भी पड़े तो क्या हम अपने लायबिलिटीज को पूरा मीट कर सकते हैं, नहीं मीट कर सकते करंट वाली सारी, ठीक है ना। आगे आता है हेल्प इन
performance help in performance evaluation, provide clear picture of profitability, efficiency and financial stability। भाई आपको क्या बताता है, एक क्लियर पिक्चर बता देता है। जैसे अभी मैंने बताया कि भाई आपको रीपे करने में मदद मिलेगी, तो क्या उस रेशियो से आप ये पता लगा सकते हो कि आप रीपे कर पाओगे नहीं कर पाओगे। सपोज करो आपका जो है रेशियो आया, जो करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी आया, अगर वो 0.5 आया, यानी कि एक लायबिलिटी पे आपके पास सिर्फ 0.5 एसेट्स है, यानी कि आपकी करंट लायबिलिटी पूरी मीट नहीं हो सकती। अगर आपका आता है 2/1, तो क्या होता, यानी कि लायबिलिटी से आपके पास एसेट ज्यादा है, तो आपकी अपनी लायबिलिटीज को क्या कर सकते हो, पूरा का पूरा मीट कर सकते हो। ठीक है जी, आगे बढ़े। एड इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, क्या कह रहा है, इन्वेस्टर यूज रेशियोज टू असेस वेदर द इन्वेस्ट इन द कंपनी। अब जो नए नए लोग आपके बिजनेस में पैसा लगाना चाहेंगे, वो क्या करेंगे, वो इन रेशियोज के थ्रू एनालाइज करेंगे, जो हम रेशियो आगे पढ़ेंगे उसमें एनालिसिस करेंगे, क्या आप उनको अपने पैसे जो है इन्वेस्ट करने चाहिए नहीं करने चाहिए। जैसे कि सपोज करो 20% आपका प्रॉफिट आप कमा रहे हो हर साल, तो इन्वेस्टर देखेगा कि भाई आपने 20% प्रॉफिट हर साल कमाया और ग्रो कर रहे हो आप धीरे धीरे, ठीक है, तो वो इन्वेस्ट करना चाहेगा। लेकिन अगर ये ग्रॉस प्रॉफिट, ये जो आपका नेट प्रॉफिट 20% ना हो गया, -10% चला गया, तो क्या वो इन्वेस्ट करना चाहेगा, नहीं करना चाहेगा। तो इन्वेस्टर्स जो है एनालाइज करते हैं, रेशियोज के बेसिस पे एनालिसिस करते हैं कि भाई आपको उनको पैसा लगाना है नहीं लगाना कंपनी के अंदर। उसके बाद आता है इंप्रूविंग द ऑपरेशनल एफिशिएंसी, आइडेंटिफाई इनएफिशिएंसीज एंड हेल्प इन मैनेजमेंट टू टेक करेक्टिव एक्शन। भाई जब आप रेशियोज पता लगाओगे तो आपको इनएफिशिएंसी पता लगेगी कहीं कहीं पे। जैसे कि अगर मैं एक्सपेंसेस को कंपेयर करूंगा अपने सेल्स के साथ, तो आपको क्या पता लगेगा कि भाई आपके एक्सपेंसेस कितने ज्यादा हैं, और पिछले साल में आपने कंपेयर किया था कि भाई पिछले साल कितने हुए थे सेल्स के अगेंस्ट में और इस साल कितने हुए, तो आपको पता लगेगा डिफरेंस, या तो इंप्रूव हुए होंगे या फिर आपकी वो एक्सपेंसेस क्या होगी, ज्यादा खर्च हो गए होंगे इस साल। तो आप उसको क्या करोगे, डिसीजन मेकिंग लोगे उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए कि भाई आपको किस तरीके से अपने एक्सपेंसेस को कम करना है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। सपोर्ट बजटिंग एंड प्लानिंग, भाई आप पीछे से ट्रेंड देखते हो तो आप आगे के लिए बजट्स बना सकते हो अपने, कि आपको कितना फ्यूचर में एक्सपेंस करना है, जिसकी वजह से आपकी कितनी सेल्स होगी। जो ग्रोथ पैटर्न जो मैंने अभी आपको बताया था कि 5-5% से ग्रो करता है अगर आपका सेल्स। उसके बाद आता है डिटेक्टिंग द फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द लिक्विडिटी इश्यूज। भाई आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का आपको पता लग सकता है कि भाई आपके पास लिक्विड कैश, जैसे कि करंट रेशियो अगर आपको, जैसे यहाँ पे आपको पता लगा कम था ये वाला पॉइंट में, तो यहाँ पे आपको क्या पता लगेगा कि आपके पास लिक्विडिटी नहीं है कैश की, मतलब आपके पास लिक्विड कैश पड़ा नहीं है कि आप इंस्टेंट पेमेंट अगर आपको किसी को करनी हो तो आप कर पाओ। उसके बाद एक्सेसिव डेट, यानी कि आपने उधारी ज्यादा कर ली अपने ऊपर। उसके बाद आता है आपके पास नेक्स्ट पॉइंट कि आपको क्या करना है, और डिक्लाइनिंग दी प्रॉफिटेबिलिटी अर्ली, मतलब आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है धीरे धीरे क्या हो रही है, कम होती जा रही है। वो इस बात के बारे में बात कर रहे हैं। क्या इस चीज से क्या पता लगता है आपको, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जैसे कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है, कैश कम हो रहा है धीरे धीरे, तो इन सब के एनालिसिस में आपको मदद मिलती है उसके लिए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब आती है लिमिटेशन की बात। लिमिटेशन में क्या है, जब आप इसकी बात करते हो रेशियोज की, तो इग्नोरिंग द क्वालिटेटिव फैक्टर्स। क्वालिटेटिव फैक्टर्स की क्या करता है, अब लिमिटेशन में क्या कह रहा है, क्वालिटेटिव फैक्टर्स को इग्नोर करता है। रेशियो ओनली फोकस ऑन द न्यूमेरिकल डेटा, यानी कि जो बैलेंस शीट में फिगर्स हैं, एसेट्स की, लायबिलिटीज की, करंट एसेट्स की, उन सब पे रिलाई करता है। लेकिन वो इग्नोर किस चीज को करता है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स लाइक ब्रांड रेपुटेशन। जैसे कि सपोज करो भाई अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करूं, उसकी बेशक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन हो, लेकिन उसकी ब्रांड रेपुटेशन बहुत अच्छी है, तो वो रेशियो एनालिसिस में सिर्फ वो तो फाइनेंशियल डेटा को कंसीडर करेगा, नॉन फाइनेंशियल डेटा को तो कंसीडर करेगा ही नहीं। एम्प्लॉइज की स्किल, भाई उसके पास जो एम्प्लॉइज है उनके पास कितनी स्किल है काम करने की, या फिर उसकी मार्केट कंडीशंस कंपनी की, भाई कंपनी में मार्केट कितनी स्ट्रांग है, लोग उसको कितना पसंद करते हैं, वो सब चीजें तो वो कंसीडर करेगा नहीं। हिस्टोरिकल डेटाबेस। और दूसरी लिमिटेशन क्या है कि ये जो रेशियोज हम निकाल रहे हैं, ये तो हमारी परफॉर्मेंस जो हो चुकी उसके बेसिस पे निकाल रहे हैं, है ना। तो ये फ्यूचर को जो है, वो फ्यूचर की जो हम परफॉर्मेंस बनाते हैं उसको हम सिर्फ एस्टिमेट करते हैं, एक्चुअल फिगर नहीं देते। क्या कह रहा है, ratios are calculated using the past financial statement which may not be accurately reflect the current or future financial position। क्योंकि जो ratios निकाल रहा है तो हम पीछे बीते हुए डेटा पे निकाल रहे हैं ना, तो उस चीज के लिए कह रहा है कोई भाई आप करंट सिचुएशन में आप जो ratios निकालोगे, करंट सिचुएशन को वो रिलाई नहीं करेगा। क्या पता भाई जो आज की सिचुएशन है वो चेंज हो गई हो, पहले लॉस चल रहा हो लेकिन आज हमारी कंपनी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन जो हम रेशियो निकालेंगे पास्ट डेटा के बेसिस पे, उस पर क्या पता लगेगा कि आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत खराब है। ठीक है ना। उसके बाद क्या कहता है जी, डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। भाई आप हो सकता है कि पिछले साल आपने अक्रूवल बेसिस फॉलो किया हो और इस साल आप कैश बेसिस फॉलो कर रहे हो, तब आप कंपैरिजन कैसे कर पाओगे, पता ही नहीं लगेगा, है ना। कंपनी फॉलो डिफरेंट अकाउंटिंग मेथड्स जस्ट डेप्रिसिएशन, इन्वेंटरी वैल्यूएशन। भाई डेप्रिसिएशन आपका WDV फॉलो कर सकते हो,
या फिर आपका जो है SLM मेथड फॉलो कर सकते हो। और मेकिंग कंपैरिजन बिटवीन द टू फर्म डिफिकल्ट डिफिकल्ट, यानी कि आप अपने आप से भी कंपैरिजन डिफिकल्ट हो जाएगा और सामने वाले, सपोज करो आपने पिछले साल जो है वो SLM मेथड फॉलो किया था एसिड पे, बट इस साल आपने चेंज करके क्या कर लिया, WDV कर लिया, या फिर आपकी कॉम्पिटिटर्स जो है वो WDV फॉलो कर रहे हैं, आपने जो है SLM मेथड फॉलो किया, तो उसमें क्या करोगे आप, कंपैरिजन करना आपके लिए क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या आता है, इन्फ्लेशन नॉट कंसीडर। भाई जो आप रेशो बना रहे हो, क्योंकि रिकॉर्डेड डेटा पे बना रहे हो, पास डेटा पे बना रहे हो, तो वहां पे तो इन्फ्लेशन फैक्टर को हम कभी कंसीडर ही नहीं कर पाते हैं। इट मे नॉट बी एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन लीडिंग मिसलीडिंग रेशो एनालिसिस ओवर टाइम। ठीक है जी, तो जो रेशो एनालिसिस निकलेगा वो क्या निकलेगा, क्योंकि आप जब कंपैरिजन करोगे तो आप उसमें इन्फ्लेशन फैक्टर को कंसीडर ही नहीं करते। ठीक है ना, तो डज नॉट प्रोवाइड डिफिनिट सॉल्यूशन, रेशो हेल्प इन बट डू नॉट प्रोवाइड डायरेक्ट सॉल्यूशन टू द फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दैट नीड फर्दर इन्वेस्टिगेशन। क्या कहना चाह रहा है जी, हेल्प इन एनालाइजिंग बट नॉट प्रोवाइडिंग डायरेक्ट सॉल्यूशन। भाई आपको एनालाइज करने में मदद करता है, आपको सॉल्यूशन नहीं देता, सिर्फ आपको प्रॉब्लम बता सकता है कि वो क्या है, कि भाई वो एनालिसिस कर सकता है प्रॉब्लम की, सॉल्यूशन तो बताएगा ही नहीं वो आपको, ये उसकी लिमिटेशन में डाल दिए। ठीक है जी, कैन नॉट बी यूज्ड इन आइसोलेशन। अ सिंगल रेशियो डज नॉट प्रोवाइड complete picture, it must be analyzed with the other financial data for a meaningful insight। यानी कि एक अकेला रेशो क्या हो सकता है कि भाई ये पॉसिबल है कि एक अकेला रेशो आपको पूरी पिक्चर ना प्रोवाइड करे कि आपको लिक्विडिटी कैसी है। सपोज करो भाई आपके पास जो है करंट एसिड्स और नॉन करंट एसिड्स, करंट एसिड्स में आपकी फिगर्स थोड़ी सी कम थी और नॉन करंट एसेट्स की आपकी फिगर काफी ज्यादा थी, तो जब आप दोनों को कंपेयर करोगे तब तो आपकी सॉल्वेंसी पूरी दिखेगी अगर यहाँ पे लिक्विडिटी आपके रीपेमेंट्स कम होंगे। लेकिन अगर आप इंडिविजुअली कंपेयर करोगे, हो सकता है आपको जो है रेशियो में गड़बड़ दिखे कि भाई फाइनेंशियल सिर्फ फिक्स एसेट्स से जो है आपकी लायबिलिटी पूरी नहीं हो रही, या फिर सिर्फ करंट लायबिलिटीज से आपकी लायबिलिटीज पूरी नहीं हो, करंट एसेट्स से आपकी लायबिलिटीज पूरी नहीं। लेकिन आप दोनों को कंबाइन करके देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई आपकी लायबिलिटीज पूरी मीट हो रही है। ठीक है जी, फिर आता है विंडो ड्रेसिंग पॉसिबिलिटी। अब विंडो ड्रेसिंग पॉसिबिलिटी क्या है, कंपनी में मैनिपुलेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे एडजस्ट करना एक्सपेंसेस को और इनकम को टू शो द बेटर फाइनेंशियल रेशियो इन रियलिटी रादर देन रियलिटी। अब होता क्या है जी, विंडो ड्रेसिंग में सबसे बड़ी चीज क्या है कि जब ईयर एंड आता है, जब 31 मार्च आता है, तो कंपनी को थोड़ा डर लगा रहता है कि जब उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, तो वो डर लगा रहता है कि अगर हम ऐसी फाइनेंशियल पिक्चर्स जो है लोगों को दिखाएंगे तो वो हमारे को इन्वेस्ट नहीं करेंगे हमारे अंदर पैसा बिजनेस में। तो वो क्या करते हैं कि वो कुछ इनकम को और कुछ एक्सपेंसेस को एडजस्टमेंट कर देते हैं, यानी कि साल के एंड में आते आते वो क्या करते हैं, कुछ एक्सपेंसेस को अगले साल वाली बैलेंस शीट में शिफ्ट कर देंगे और कुछ इनकम्स को जो है वो करंट ईयर में शिफ्ट कर देंगे अगले साल वाली। तो इससे क्या होगा, आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि इनकम आएगी तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, एक्सपेंसेस कम कर दिए जाएंगे तो भी आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो उससे क्या होगा, आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है वो इंप्रूव होने लग जाएगी। ठीक है ना, आपके जो रेशियोज निकालोगे, आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बढ़ जाएगा, नेट प्रॉफिट रेशियो बढ़ जाएगा, आपके सेल्स बढ़ जाएंगे, जिससे आप अलग अलग तरीके के रेशियोज निकालते हो, वहां पे आपके क्या होगा, रेशियोज में इंक्रीज आ जाएगा, जिससे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी दिखेंगी। ठीक है जी, अगला पॉइंट आता है हमारे पास इंडस्ट्री एंड कंपनी वेरिएशन। कहता है comparing ratio across different industries is unreliable since each sector has a different financial structure। भाई आप अलग अलग सेक्टर से कंपेयर करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब हर एक सेक्टर का अपना फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होता है, तो वहां पे कंपैरिजन क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। देखो जी, अब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपका प्रैक्टिकल पार्ट आएगा, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी थोड़ी चीजें रेशियोज के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो क्लासिफिकेशन में देखा था हमने, हमारे पास 4 मेन कैटेगरी है। कौन कौन सी देखी थी हमने, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, उसके बाद एक्टिविटी रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी, ये 4 हमने मेन देखी थी। तो सबसे पहले आती है हमारे पास लिक्विडिटी। लिक्विडिटी में हमने देखा था, लिक्विडिटी क्या है जी, मेजर रेशियोज कंपनी एबिलिटी टू मीट द शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। कौन सी ऑब्लिगेशन, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, यानी कि अगले आने वाले कुछ टाइम की, मतलब 6 महीना ले लो, 1 साल ले लो। शॉर्ट टर्म बेसिकली हम अकाउंटिंग में कौन सा बोलते हैं, बेसिकली 12 महीने से कम वालों को बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो इन यूजिंग द करंट इट्स करंट एसेट्स, दिस रेशियो हेल्प इन असेस वेदर द बिजनेस हैज इनफ लिक्विडिटी रिसोर्सेज। कौन से रिसोर्सेज, लिक्विड रिसोर्सेज टू कवर द शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। मतलब आपके पास शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन पूरा करने के लिए आपके पास क्या सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं या नहीं है, इस चीज के बारे में हम जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो कहता है भाई टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी क्या, 2 तरीके के हमने देखे थे। एक तो करंट देखा था, करंट रेशियो, ठीक है, दूसरा हमने देखा था लिक्विड रेशियो, वो हम आगे वाली स्लाइड में देखते हैं। देखो करंट रेशियो निकलता कैसे, आपके जितने भी, यानी कि शॉर्ट टर्म नीड्स की बात कर रहा है, तो बैलेंस शीट के अंदर जो भी आपके शॉर्ट टर्म आइटम्स होते हैं उन सबका टोटल ले लेंगे हम, एसेट साइड का और लायबिलिटी साइड का। तो क्या है जी, करंट एसेट्स आपकी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन के लिए होती है और करंट लायबिलिटी आपकी क्या होती है, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन के लिए होती है। तो दोनों ही शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन चीजों को कंपेयर किया भाई, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, इससे क्या बना आपका करंट रेशियो बना
ठीक है जी। इसमें इसका मतलब क्या है, इसका एनालिसिस कैसे करेंगे, मींस कंपनीज एबिलिटी टू पे शॉर्ट टर्म लायबिलिटी विद द करंट एसेट। शॉर्ट टर्म एसेट से आपकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी मीट हो रही है, नहीं वो हो रही है, तो इसका आइडियल रेशियो क्या होना चाहिए, 2:1। आइडियल रेशियो मतलब क्या कि नॉर्मली आपके जो लायबिलिटीज हैं वो आपके एसेट से आधी होनी चाहिए, यानी कि अगर एसेट्स आपके 2 रुपए की हैं तो लायबिलिटी आपकी नॉर्मली 1 रुपीज की होनी चाहिए, ठीक है ना। इसका एनालिसिस का क्या मतलब हुआ कि आपके एसेट्स जो है हमेशा डबल होने चाहिए आपकी लायबिलिटीज से, ठीक है। अ रेशियो 2 मींस दैट कंपनी हैज ₹2 इन करंट एसेट्स फॉर एवरी 1 रुपीज 1 की करंट लायबिलिटीज, ठीक है ना जी। देखो जी, अब इसमें क्या है, करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या आइटम्स आते हैं वो हम देखते हैं जी। करंट एसेट्स के अंदर एक तो आपका कैश आ जाएगा, जो आपका बैलेंस शीट के अंदर कैश होता है, जो ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं जिसको हम डेटर्स बोलते हैं, उसके बाद इन्वेंट्री भी आपकी क्या है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स अगर आपने कुछ करी हुई है वो आ जाएंगी, प्रीपेड एक्सपेंसेस, और उसके साथ क्या आएगा, बिल्स रिसीवेबल। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी में आएगा क्रेडिटर्स, बिल पेबल, शॉर्ट टर्म लोन्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट जो आपका आता है, उसके बाद टैक्सेस पेबल और अनअर्न्ड रेवेन्यू, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, आपके लायबिलिटीज के पार्ट हो गए। तो जब आप इन दोनों को टोटल करके आप डिवीजन में लेते हो तब आपका क्या बन जाता है, करंट रेशियो बन जाता है। एग्जांपल में देखो जी, करंट एसेट्स आपको दिया है और करंट लायबिलिटी दी हुई है 1,50,000, तो इसका रेशियो क्या आ गया, 2:1। ये क्या है, आइडियल रेशियो के बराबर है। दैट दिस मींस दैट कंपनी हैज ट्वाइस द एसेट्स नीड टू कवर इट्स लायबिलिटी, यानी कि कंपनी के पास एसेट्स जो है वो डबल है, नीड टू कवर इट्स लायबिलिटीज। आगे बढ़ते हैं जी। एक क्वेश्चन और यहाँ पे हमने देखा है जी, देखो क्या आपको दिया हुआ है, करंट एसेट्स दिया है, करंट लायबिलिटीज दी है, तो यहाँ पे कैश इन हैंड दिया हुआ है, हमको पता है कैश इन हैंड आता है, ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटर भी आते हैं, स्टॉक्स भी आते हैं, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आते हैं। तो सबका टोटल कर लेंगे जी, कितना आ गया सबका टोटल करके, कैश इन हैंड और सबका टोटल करके 40 लिख लिया हमने, 30 लिख लिया, 50 लिख लिया, 10 और 20 लिख लिया, तो ये आ गया टोटल 1,50,000। स्टेप 1 हमने करंट एसेट्स निकाल लिया। करंट लायबिलिटीज की क्या है, ट्रेड पेबल, बिल्स पेबल, उसके बाद आता है शॉर्ट टर्म लोन्स, फिर आता है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो इन सबको भी क्या कर लेंगे हम, टोटल कर लेंगे, 30, 20, 50 हो गया, और ये आपका 25, तो 75 हो गया। तो आपका कितना हो गया, 75 हो गया। तो करंट रेशियो क्या आ जाएगा आपका, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, 1.5 लाख डिवाइड बाय 75,000, 2:1। ये क्या है, हमारा आइडियल रेशियो के बराबर आ रहा है। इसका इंटरप्रिटेशन क्या निकाल रहे हैं जी, वही की करंट एसेट करंट रेशियो आपका क्या है, 2:1, व्हिच मींस दैट कंपनी हैज ट्वाइस ऑफ करंट एसेट्स ओवर इट्स करंट लायबिलिटीज। फिर क्या कहता है, आइडियल रेशियो के बराबर है, ये तो हमने आइडियल रेशियो के बराबर भी लिख दिया। फिर कहता है कंपनी हैज सफिशिएंट शॉर्ट टर्म एसेट्स, क्योंकि डबल है और ज्यादा ही है एसेट्स हमारे पास, तो कंपनी हैज सफिशिएंट शॉर्ट टर्म एसेट्स टू कवर इट्स शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। मतलब फाइनेंशियली आप क्या हो, थोड़े से स्ट्रांग हो, क्योंकि आपका जो है रेशियो ज्यादा आ रहा है, आपके एसेट ज्यादा है आपकी लायबिलिटीज से, और इक्वल टू है आपके आइडियल रेशियो के, ठीक है ना। अब क्या कहता है, अगर इससे लोअर होता, it may indicate that the liquidity issue, while much higher ratio means that insufficient use of assets। अच्छा, अब आइडियल रेशियो 2:1 ही क्यों है, ज्यादा भी हो सकता है। सपोज करो आपके एसेट्स आप रखो 5 टाइम्स रखो और आपकी लायबिलिटी सिर्फ 1 टाइम रखो। अब इसका फर्क क्या है जी, वो कहता है आप इतना ज्यादा भी मत करो कि आपने अपने एसेट्स इतने ज्यादा रख लिए कि आप उसको कुछ यूज ही नहीं कर रहे, भाई आपने बैंक में पैसा जमा कर करके छोड़ दिया, उसका पैसे का कुछ यूज ही नहीं कर रहे आप, है ना। तो उससे क्या होगा, अंडर यूटिलाइजेशन आपका क्या हो जाएगा, यानी कि इनसफिशिएंट यूटिलाइजेशन या अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ एसेट्स हो जाएगा। यानी कि आप अपने एसेट्स को रखो, यूज करो उनको, लेकिन उनको इतना ज्यादा या इतना कम भी यूज मत करो कि आपकी जो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी इफेक्ट हो जाए। जैसे कि अगर आप ट्वाइस रखते हो तो इट्स गुड इनफ, लेकिन अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप ट्वाइस तक ही रखो, ज्यादा से ज्यादा, बाकी पैसे को फर्दर इन्वेस्ट कर दो कहीं पे, है ना। अगर आपके पास कम है तो तब भी आपके पास थोड़ा सा लिक्विडिटी इशू हो सकता है। सपोज करो जैसे मैंने आपको बोला था 0.5, तो यहाँ तो मीट ही नहीं हो रही, या फिर मैं कहूँ 1.1, तो ये क्या बिल्कुल मार्जिन पे चल रहा है, 1.1:1, ये क्या बिल्कुल मार्जिन पे चल रहा है कि आपके बिल्कुल मार्जिनल एसेट्स हैं, ज्यादा नहीं है। अगर थोड़ा सा भी चेंज आया तो फिर आपका क्या शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी इफेक्ट हो जाएगी थोड़ी सी, ठीक है जी। अगला आता है क्विक रेशो। अच्छा, क्विक रेशो में क्या है, ये एसिड टेस्ट रेशो इसका दूसरा नाम है, या लिक्विड रेशो इसका एक और नाम हो सकता है। क्या हो सकता है इसका एक और नाम, लिक्विड रेशो। ये करंट रेशियो से थोड़ा सा और इफेक्टिव होता है। क्यों, इसमें कुछ करंट रेशियो में कुछ आइटम ऐसी होती हैं जो इंस्टेंट नहीं जा सकती है, ठीक है। और एसिड टेस्ट में क्या होगा, इसमें इंस्टेंट जाने वाली आइटम्स कुछ होंगी। जैसे कि इसमें क्या है, यहाँ पे से हम इन्वेंट्री हटा देते हैं, देखो क्या कर रहा है वो, करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री हटा देता है, तो इसको क्या बोलते हैं आपका लिक्विड। इसको हम दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, आपके क्विक एसेट्स। इन्वेंट्री क्यों हटा रहा है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि इन्वेंट्री क्या है, सोल्ड आउट आइटम है, कि जब कस्टमर आएगा जब बिकेगी, है ना। वो हमने रखी तो पीरियड में बेचने के लिए है, लेकिन अगर कस्टमर आया तो बिकने वाली बात है, तो हमने उसको इंस्टेंट कैश से थोड़ा सा हटा दिया कि भाई आपका इंस्टेंट कन्वर्जन नहीं है उसका, तो इसलिए हमने दूसरा वाला क्या निकाला आपका
क्विक रेशियो निकाला जिसमें से हमने टोटल करंट एसेट्स में से आपका क्या हटा दिया, इन्वेंट्रीज को हटा दिया, और लायबिलिटीज वाला सारा पोर्शन आपका सेम रहेगा, ठीक है ना। तो ये क्या कहता है, इट मेजर्स द एबिलिटी टू पे शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन विदाउट रिलाइंग ऑन द इन्वेंट्री, मतलब इन्वेंट्री पे रिलाई नहीं करना चाह रहे हो, उसके लिए आइडल रेशियो क्या होना चाहिए आपका 1:1 होना चाहिए, कि अगर आपको दोनों बराबर बराबर भी है तो भी आपका चल जाएगा, मतलब आपकी एसेट्स जो है एज कंपेयर टू लायबिलिटी क्या होना चाहिए, बराबर बराबर होना चाहिए, तो भी आपका चल जाएगा, क्योंकि आपके पास एसेट उसके बाद इन्वेंट्री बचता है ना। इसके लिए कहता है भाई प्रीवियस एग्जांपल में मैंने क्या किया भाई, ये हमारे पास एसेट्स थे, ये लायबिलिटीज, इसमें इन्वेंट्री इतनी थी और करंट लायबिलिटी इतनी थी, तो अगर मैं इन्वेंट्री हटा देता हूं तो 1 लाख रुपए के हमारे क्या हो गए क्विक एसेट्स, उसके बाद हमारी लायबिलिटी सेम ही, और क्विक रेशियो क्या हो जाएगा 1.33:1, यानी कि आइडल के बराबर है। इंटरप्रिटेशन क्या आएगी भाई, क्विक रेशियो अगर ये है तो इट मींस दैट कंपनी हैज 1.33 क्विक एसेट्स टू एवरी वन करंट लायबिलिटी। आइडल रेशियो ये है और इंडिकेट दैट उसके पास ज्यादा ही है थोड़ा सा, ठीक है ना। सिंस द कंपनी रेशियो इज लेस देन 1 इट में फेस द डिफिकल्टी टू रीपे द शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी। अगर वो 1 से कम होता रेशियो तो क्या होता भाई, कंपनी के पास थोड़ी सी डिफिकल्टी आ जाती है रीपे करने के लिए क्विक में। अगर ज्यादा हायर है इससे तो क्या है स्ट्रॉन्ग पोजीशन, बट एक्सेसिव हाईली रेशियो में मींस दैट इनसफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे भी सेम कहा है, अगर एक्सेसिव ज्यादा होता है, ये तो चलो थोड़ा सा ही ज्यादा है 0.33, लेकिन सपोज करो यही 2 होता है, ये 3.1 ही होता क्विक रेशियो, तो वहां पे क्या एक्सेसिव रेशियो हो जाता है, फिर वहां पे क्या है, वहां पे भी आपका क्या बन जाता, अनयूज इनसफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज का पार्ट वो बन जाता, ठीक है जी। तो आपका पहला पोर्शन कंप्लीट हुआ। पहले पोर्शन में हमने क्या देखा जी, आपका जो पहला पोर्शन था करंट रेशियो का, उसके सॉरी आपका जो पहला पोर्शन था ये वाला हमारा, जिसमें हमने देखा लिक्विड रेशियोज के अंदर करंट रेशियो देखा और हमने क्विक रेशियोज देखा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पार्ट आता है आपका सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी क्या बताते थे, सॉल्वेंसी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो मींस अ कंपनी हैव एबिलिटी टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। अभी तक हमने वहां पे क्या पढ़ा था, शॉर्ट टर्म वाले, अब यहाँ पे क्या है लॉन्ग टर्म वाले आ गए, कि भाई आपके जो लॉन्ग टर्म वाले लोन्स होते हैं उनको आप मीट कर पाओगे नहीं कर पाओगे। दीज रेशियो असेस द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बाय एनालाइजिंग द डेट लेवल। और क्या क्या एनालाइज करते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पता लगाते हैं। कब पता लगाते हैं, किस चीज को एनालाइज करके, बाय डेट लेवल, यानी कि आपने उधारी कितनी ली हुई है उस बेसिस पे। असेसिंग द कवरेज एंड अर्निंग्स रिलेटेड टू द डेट, भाई आपकी अर्निंग्स, भाई आपने जो डेट लिया उससे आप कितनी अर्निंग कर पाए हो नहीं कर पाए हो। उसके अलावा असेस करता है आपका एसेट की कवरेज देखता है कि आपकी एसेट की कवरेज कितनी है, ठीक है ना। उसमें जो आपका सबसे पहला रेशियो जो आता है वो क्या आता है आपका डेट टू इक्विटी रेशियो, यानी कि डेट यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पे डेट का मतलब है लोन्स की बात कर रहे हो। लोन्स को किससे कंपेयर कर रहे हो, इक्विटी से, यानी कि आपका जो टोटल फंड है, यानी कि जो आपने पैसा बिजनेस करने के लिए लिया है, 2 लोगों से आप लेते हो ना, एक डेट वालों से लेते हो जिनसे उधार पैसा लेते हो, एक इक्विटी वाले होते हैं जो ओनर्स होते हैं। तो इन दोनों को आपस में कंपेयर कर रहे हैं कि आपके इक्विटी के प्रोपोर्शन में आपके डेट कितने हैं, यानी कि अगर आपका 1 रुपया लगा हुआ है एज अ ओनर तो आपने उस 1 रुपए के ऊपर उधारी कितनी ली हुई है। कैसे, इट मेजर्स द फाइनेंशियल लीवरेज ऑफ द कंपेयरिंग द डेट टू द शेयर होल्डर्स इक्विटी। कैसे पता लगाएंगे भाई, टोटल डेट को हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, इक्विटी से कंपेयर कर रहे हैं। क्या ना क्या चाह रहा जी, हायर द डेट रेशियो इंडिकेट दैट मोर रिलायंस ऑन द डेट फाइनेंशियल और हायर फाइनेंशियल रिस्क। अगर इस केस में सपोज करो आपके डेट जो है वो 10 लाख के हैं और आपका शेयर होल्डर इक्विटी सिर्फ 1 लाख की है, 1 लाख की है, तो इसका मतलब क्या है कि एक रुपए की इक्विटी पे 10 रुपए का लोन है, यानी कि क्या है रिस्क ज्यादा है यहाँ पे, क्योंकि आपके पास लोन ज्यादा है और इक्विटी कम है, तो यहाँ पे क्या है रिस्क ज्यादा है। लोअर द रेशियो सजेस्ट मोर रिलायंस ऑन द इक्विटी एट लोअर रिस्क। भाई ये अगर यही रेशियो ये होता 1/10, तब क्या है कि आपके पास 1 रुपए की इक्विटी पे 0.1 रुपीज का लोन है, ये क्या है, ये तो रिस्क लेस ही हो गया एक तरीके से, लोअर रिस्क होगा। यहाँ पे रिस्क ही नहीं है, यानी कि जो बंदा उधार पैसे देगा उसको पता है उसको पैसे मिल ही जाने हैं थोड़े से, ठीक है ना, देने के बाद भी। तो यहाँ पे क्या है आपका रिस्क कम है, यानी कि जितना ज्यादा रेशो हाई होगा उतना ज्यादा क्या होगा रिस्क होगा, और जितना ज्यादा रेशो कम होगा उतना क्या होगा लेस रिस्की सिचुएशन होगी, ठीक है जी। देखो ये एग्जांपल दिया हुआ है, XYZ आपकी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसके पास आपके पास कैश में एसेट्स में आपके पास क्या है, कैश इक्विवेलेंट रिसीवेबल्स इन्वेंट्री और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है ना। उसके बाद क्या है इक्विटी के अंदर, इक्विटी लायबिलिटीज में आपका शॉर्ट टर्म लोन्स है, लॉन्ग टर्म लोन्स है, ये आपके क्या है दोनों मिला के क्या बन गए टोटल लायबिलिटी बन गई, और शेयर होल्डर फंड आपके पास दिया हुआ है 2.5 लाख का। तो आपको क्या निकालना है डेट टू इक्विटी रेशियो। तो इसमें डेट क्या है, डेट में आपके पास दोनों आ गए, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों मिला के हो गए 5 लाख, और शेयर होल्डर फंड यानी कि इक्विटी क्या है आपके पास 2.5 लाख की है। तो अब जब रेशियो निकालोगे तो टोटल डेट टू इक्विटी 2.5 लाख 5 लाख डिवाइड बाय 2.5 लाख, यहाँ पे आ गया रेशियो 2, यानी कि इसका कहने का क्या मतलब है कि आपके 1 रुपए की इक्विटी के ऊपर 2 रुपए का डेट है, तो ये क्या है एक
सिचुएशन बन गई कि अगर आप 1 रुपए का खुद का पैसा लगाते हो तो 2 रुपए आपने उधार पे ले रखे हैं। ठीक है जी, समझ में आई बात। अच्छा, इसके अंदर ना आइडल रेशो आपका यही होता है। आप नॉर्मली क्या सोचते, भैया नॉर्मली हम कैसे चलते हैं कि आपके अगर वो आइडल रेशो में ये होता है, डेट टू इक्विटी के अंदर भी आपका रेशो क्या होना चाहिए, 2:1 होना चाहिए। ठीक है, आप अपना जो है डेट डबल रख सकते हो। अगर इसे ज्यादा रखोगे फिर वो ज्यादा हायर रिस्क हो जाता है, रखते हैं कई, लेकिन वो ज्यादा हायर रिस्क की सिचुएशन हो जाती है। लेकिन आइडियल सिचुएशन ये होती है कि आप जो है अपना इसको 2:1 में रखो। ठीक है ना। अगला रेशो आता है इसके अंदर हमारा सॉल्वेंसी रेशो के अंदर हमने पहला पढ़ा डेट टू इक्विटी। अब उसी डेट को हम किससे कंपेयर करेंगे, टोटल एसेट से कंपेयर करेंगे। ठीक है ना। तो क्या कह रहा है जी, शोइंग द परसेंटेज ऑफ द कंपनी एसेट्स फाइनेंस बाय द डेट। अब इससे क्या पता लगेगा फाइनेंशियल टोटल एसेट टू डेट रेशो से कि कंपनी के टोटल एसेट्स में जितने भी पैसा इन्वेस्ट है उसमें से डेट वालों का कितना पैसा इन्वेस्टेड है, इससे ये पता लगेगा। ठीक है जी। तो क्या कह रहा है, टोटल एसेट टू डेट रेशो। अब देखो जो चीज आगे है वो आपका ऊपर जाएगा, जो पीछे है वो बीच में आ जाएगा। इस केस में भी यही हुआ था कि आपका जो डेट टू इक्विटी रेशो था उसमें डेट आपका ऊपर था और इक्विटी आपका नीचे था शेयर होल्डर फंड में। ठीक है ना। तो देखो क्या कह रहा है, डेट टू इक्विटी रेशो टोटल एसेट टू डेट रेशो में आपका टोटल एसेट को कंपेयर करो डेट के साथ। इसका इंटरप्रिटेशन क्या निकलता है कि भाई लोअर इंडिकेट द हायर फाइनेंशियल लिवरेज एंड रिस्क। भाई आपका टोटल एसेट्स अगर कम आता है, लोअर आता है रेशो, तो इसका मतलब क्या है कि आपके जो डेट्स हैं वो आपके सारा पैसा सिर्फ एसेट्स में नहीं लगा हुआ और कहीं भी इन्वेस्टेड है, यानी कि आपके जो डेट है उनकी रीपे करने की क्षमता क्या हो जाएगी, यहाँ पे कम हो जाएगी। ठीक है ना। हायर रेशो सजेस्ट दैट मोर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। भाई जितना ज्यादा, यानी कि अगर जितना ज्यादा फिक्स एसेट टोटल एसेट में पैसा इन्वेस्टेड होगा उससे क्या पता लगेगा आपको कि आपको रीपे करने की कैपेसिटी उनके पास है। ठीक है ना। कैसे पता लगता है वो देखते हैं। आपको एक डाटा दिया हुआ है, भाई आपके टोटल एसेट्स दिया है 10 लाख के और ये आपको दिया हुआ है लायबिलिटीज 4 लाख की डेट्स की। तो आपका जो रेशो निकलेगा वो क्या निकलेगा, 2.5 टाइम्स। यानी कि इसका कहने का क्या मतलब है कि अगर आपके पास 1 रुपए का लोन है तो उसको पे करने के लिए आपके पास 2.5 रुपए के एसेट पड़े हैं। यही मतलब हुआ इस बात का कि अगर आपके पास 1 रुपए का टोटल लोन है डेट हमारा, तो उसको रीपे करने के लिए आपके पास 2.5 रुपए के एसेट्स हैं, है ना। तो ये क्या बन जाता है आपका, अच्छी सिचुएशन में जाती है, यहाँ पे आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज्यादा है। इंटरप्रिटेशन क्या निकल के आता है, दिस मींस दैट द कंपनी हैज 2.5 रुपीज ऑफ एसेट्स फॉर एवरी 1 रुपीज ऑफ डेट। यही मैंने आपको अभी बात बताई। आगे कहता है हायर रेशो यानी कि मोर देन 2 से इंडिकेट दैट द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी टू कवर द डेट। भाई आपके पास जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या होगी, आपकी एबिलिटी टू कवर द डेट होगी। और अगर लोअर होगा, लोअर होने से क्या होगा कि भाई आपका अगर 1.5 से नीचे सजेस्ट दैट फाइनेंशियल रिस्क, अगर 1.5 टाइम से नीचे होता है तो हम क्या कहते हैं कि थोड़ा सा फाइनेंशियली रिस्की है सिचुएशन, एज द डेट इज क्लोजर टू द टोटल एसेट्स। क्योंकि डेट और टोटल एसेट्स की जो है क्लोजिंग बराबर बराबर आ रही है हमारे पास, है ना। आगे बढ़ते हैं जी। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ठीक है जी। अब क्या करें, अभी तक तो हमने बैलेंस शीट के आइटम्स को कंपेयर कर, मैं देखा था कि भाई लोन को हमने कंपेयर किया टोटल एसेट्स के साथ, लोन को हमने कंपेयर किया इक्विटी रेशो के साथ। अब अगली सॉल्वेंसी हमारी किस पे आती है, इंटरेस्ट पे, कि भाई आपने जो लोन लिया है उसको जो इंटरेस्ट दे रहे हो उसको आप कितना टाइम उसको कवर कर पाते हो, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो। अच्छा, इंटरेस्ट कहाँ का आइटम है, जो आप चार्ज करते हो पीएनएल का ना, तो उसका जो कंपैरिजन होगा वो भी किससे होगा, पीएनएल के प्रॉफिट से कंपैरिजन होगा। तो इट मींस दैट कंपनी एबिलिटी टू रीपे इंटरेस्ट ऑन इट्स डेट। तो इसका जो इक्वेशन बन के आती है इंटरेस्ट कवरेज रेशो की, ईबीआईटी अपॉन में इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। अब देखो ईबीआईटी यानी कि अर्निंग्स, क्या लिखना चाहते हैं हम यहाँ पे, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है जी। क्या कहना चाह रहा है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट को जब आप कंपैरिजन करना है प्रॉफिट से, तो ऊपर भी उस इंटरेस्ट का पोर्शन इंक्लूड होना चाहिए, मतलब ऊपर का जो प्रॉफिट है उसमें से इंटरेस्ट का कंपोनेंट हटा हुआ नहीं होना चाहिए, उसके अंदर इंक्लूडेड होना चाहिए, जब भी आप उसको कंपेयर कर पाओगे अच्छे से। तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, दैट अबव 3 जनरली गुड। अबव 3 क्या कह रहा है कि भाई अगर 3 टाइम्स या अगर आपका प्रॉफिट 3 है तो आपका इंटरेस्ट 1 होना चाहिए, यानी कि 1 रुपए के इंटरेस्ट को आप 3 बार चुका सकते हो, ऐसा समझो 3 टाइम्स में। ठीक है ना। तो ये क्या होगा, पहले जनरली गुड माना जाएगा, लेकिन अगर वो 1.5 से नीचे आ जाता है तो थोड़ी सी फाइनेंशियली डिफिकल्टी यहाँ पे आ जाती है। ठीक है ना। ये क्या है, एनालिसिस का पार्ट है कि भाई 1.5 से नीचे नहीं होना चाहिए, तो इससे क्या होगा, रिस्क ज्यादा होगा, और 3 से ज्यादा होगा तो क्या माना जाएगा, सिचुएशन को अच्छा सिचुएशन माना जाएगा, क्योंकि आपकी इंटरेस्ट रिपेइंग कैपेसिटी बहुत अच्छी हो जाती है वहां पे कि वो 3 टाइम्स जा रहा है। ठीक है ना जी। देखो एग्जांपल में क्या कह रहा है, कंपनी की डिटेल एबीसी कॉर्पोरेशन में प्रॉफिट अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड ईबीआईटी क्या बोल रहा है जी, 5 लाख का इंटरेस्ट एक्सपेंसेस 1 टाइम बोल रहा है, तो इसका रेशियो क्या आ गया, 5 टाइम्स। अब इसका एनालिसिस क्या निकल के आएगा, जब 5 टाइम्स आ गया तो इसका एनालिसिस निकल के आएगा कि इट मींस दैट एबीसी कॉर्पोरेशन
अर्न्स 5 टाइम्स ऑफ द इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन बिफोर पेइंग द इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। यानी कि क्या कहना चाह रहा है कि इंटरेस्ट और टैक्सेस जो है वो आपने जो आपकी इंटरेस्ट और टैक्स उसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई, यानी कि इंटरेस्ट को आप 5 टाइम्स पे कर सकते हो अपने प्रॉफिट में, तो इतना आपका अच्छा प्रॉफिट है उसमें। इसका एनालिसिस क्या निकल के आया कि इंटरेस्ट को आप 5 टाइम्स पे कर सकते हो अपने प्रॉफिट में से। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इसका इंटरप्रिटेशन देखो, ये लिखा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 5 टाइम्स सजेस्ट दैट एबीसी कॉर्पोरेशन हैज अ स्ट्रांग फाइनेंशियल हेल्थ। भाई उसकी फाइनेंशियल हेल्थ क्या है, बहुत स्ट्रांग है, एंड कैन बी कंफर्टेबली कवर इट्स इंटरेस्ट पेमेंट, उसको आराम से कवर कर सकती है। आगे पॉइंट कहता है इफ द रेशियो वर less than 1 it should indicate that the company does not have enough operating income to cover the interest expenses। और अगर वो 1 से भी नीचे हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा, कंपनी के पास इतने प्रॉफिट्स ही नहीं है कि वो अपने इंटरेस्ट को ही पे कर पाए, यानी कि इंटरेस्ट देने की वजह से उनको लॉस हो जाएगा फिर वहां पे, है ना। सपोज करो भाई आपका इंटरेस्ट जो है कंपोनेंट वो आया 1 लाख का, और आपका जो प्रॉफिट निकल के आया एबीआईटी वाला वो आया आपका सिर्फ 90,000 का, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 10,000 रुपए का लॉस हो जाएगा जब आप रीपे करोगे, यानी कि कैपेसिटी नहीं है पे करने की, यानी कि इंटरेस्ट की कैपेसिटी है ही नहीं कि भाई आपके पास इतना प्रॉफिट ही नहीं जनरेट किया कि आपने इंटरेस्ट पे कर पाओ उसको। ठीक है ना। तो इन्वेस्टर एंड लेंडर टिपिकली प्रेफर टू आईसीआर टू एटलीस्ट 2 कंसीडरिंग द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका ओपिनियन क्या रहता है कि आप इतने तो प्रॉफिट कमाई लो कि आप कम से कम डबल रखो अपनी सिचुएशन को, यानी कि जब आप रेशो निकालो तो आपको ऐसा बोल सको कि भाई अगर मेरे को 1 रुपए का इंटरेस्ट देना है तो आपका प्रॉफिट कितना का होना चाहिए, 2 रुपए का होना चाहिए। ठीक है ना। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई एटलीस्ट 2 टाइम्स रखो, तो यहाँ पे हम इसको टाइम्स में कंसीडर करते हैं। किसमें कंसीडर करते हैं, टाइम्स में। रेशोज को यहाँ पे सॉल्वेंसी रेशो हमेशा किस में आएगी, टाइम्स में कंसीडर होकर आएगी। ठीक है, आगे आता है नेक्स्ट हमारा पार्ट, इसमें आता है फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट आपका फोर्थ रेशो क्या आ रहा है, प्रोप्राइटरी या इक्विटी रेशो। हमने देखा था कि भाई हमने जो सॉल्वेंसी रेशो में देखा था कौन कौन से देखे थे, पहले हमने डेट को इक्विटी के साथ कंपेयर किया, फिर हमने डेट को टोटल एसेट्स के साथ कंपेयर किया, फिर उस डेट के इंटरेस्ट को हमने प्रॉफिट के साथ कंपेयर किया, और लास्ट में हम इक्विटी का जो पोर्शन है उसको किसके साथ कंपेयर करेंगे, यहाँ पे हम टोटल एसेट्स के साथ करेंगे। तो यहाँ पे जो प्रोप्राइटरी रेशो निकल के आया वो क्या बताएगा आपका, कंपनी एसेट्स फाइनेंस बाय द इक्विटी शेयर होल्डर्स, यानी कि जो टोटल एसेट कंपनी के हैं उसमें इक्विटी शेयर होल्डर की कितनी फाइनेंसिंग है उसके बारे में वो बताएगा। तो इंटरप्रिटेशन फॉर्मूले में क्या आता है हमारे पास, प्रोप्राइटरी रेशो इक्वल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स इक्विटी अपन में टोटल एसेट्स आता है, और इसका इंटरप्रिटेशन क्या आता है, हायर इंडिकेट दैट द लोअर फाइनेंशियल रिस्क, यानी कि टोटल एसेट्स में इक्विटी का पोर्शन जितना ज्यादा होगा वो क्या होगा, लोअर फाइनेंशियल रिस्क होगा, है ना, जितना ज्यादा वो ज्यादा होगा। उसके बाद लोअर द रेशो सजेस्ट दैट द रिलायंस ऑन द डेट फाइनेंसिंग, यानी कि अगर ये परसेंटेज यानी कि अगर ये ज्यादा होगा तो यानी कि इक्विटी से फाइनेंस एसेट ज्यादा है, और अगर इससे कम होगा, ये कम होगा मतलब किसी भी सपोज करो 40% है, तो यानी कि क्या कहेंगे कि भाई अगर टोटल एसेट आपके 10 लाख रुपए के हैं तो उसमें 40% क्या है, इक्विटी फाइनेंस है। लेकिन अगर यही 20% हो जाएगा तो अब क्या होगा भाई, टोटल एसेट में से फाइनेंसिंग क्या है 20%, यानी कि बाकी 80% किससे फाइनेंस है, डेट से फाइनेंसिंग है। तो वहां पे क्या होगा, रिस्क ज्यादा होगा, क्योंकि टोटल एसेट आपके किससे फाइनेंस होंगे, ज्यादा डेट से फाइनेंसिंग होंगे। तो ये कह रहा है कि अगर लोअर रेशो हुआ तो फाइनेंशियल डेट फाइनेंसिंग ज्यादा होगी, और हायर हुआ तो डेट फाइनेंसिंग कम होगी, जिसकी वजह से आपको रिस्क कम होगा। तो कैलकुलेशन में देखो जी, डिटेल्स देखिए, XYZ लिमिटेड इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा कितना है जी, 8 लाख रुपए, और आपके पास टोटल एसेट कितने हैं, 20 लाख रुपए के। तो प्रोप्राइटरी रेशो क्या निकल गया, 8/20, 40% निकल गया, या तो 0.4 या 40%। तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या निकल के आता है, इसका इंटरप्रिटेशन निकल के आता है कि आपका 40% ऑफ द प्रोप्राइटरी रेशो मींस दैट 40% ऑफ द company's assets are funded by the equity shareholder, while 60% is funded by the debt financing। और higher ratio indicate that above 50 होता है तो indicate that the strong financial stability with a lower reliance on the debt। अब इसमें क्या है, अगर 50% से नॉर्मली अगर 50% से ज्यादा होगा तो हम क्या कहेंगे कि फाइनेंशियल रिस्क कम है, क्योंकि डेट की फाइनेंसिंग कम है। लेकिन अगर वो बिलो 30 हुआ तो क्या कहेंगे हम, फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा है, और क्योंकि उसमें डेट की फाइनेंसिंग ज्यादा निकलेगी, क्योंकि अगर इक्विटी 30% ही निकलेगा तो डेट वाला कितना निकलेगा, 70% निकलेगा। ठीक है ना। तो वहां पे क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगी डिपेंडेंसी ऑन डेट। अगर 30% से कम होगा तो यानी कि मोर देन 50% क्या होगा, फाइनेंसिंग किससे हो रही है, डेट से हो रही है ना। अगर प्रोप्राइटरी रेशो आपका 30% या उससे कम होगा तो, है ना, तो वहां पे आपकी रिलायंस ऑन डेट क्या हो जाएगी, वो ज्यादा हो जाएगी। समझ में आ गई बात आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं जी हम। आपका नेक्स्ट पोर्शन है अप्रोच टू कैलकुलेट द शेयर होल्डर फंड और प्रोप्राइटरी फंड। भाई अप्रोचेस क्या है, 2 तरीके के अप्रोचेस है, एक एसेट साइड अप्रोच है और एक हमारी लायबिलिटी साइड अप्रोच है। ठीक है ना। तो हम देखेंगे दोनों। भाई एसेट साइड अप्रोच में क्या है, शेयर होल्डर फंड बाय यूजिंग द टोटल एसेट्स और डिडक्टिंग द लायबिलिटी। आपको शेयर होल्डर फंड निकालना कैसे है, आपको टोटल एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस करके निकालना। देखो आपकी जो बैलेंस शीट साइड होती है, बड़े ध्यान से देखना जी, ये आपकी बैलेंस शीट होती है। यहाँ पे आपका इक्विटी होता है, फिर आपका नॉन करंट लायबिलिटी होता है, ये आपका करंट लायबिलिटी होता है, ये आपका नॉन करंट एसेट्स होता है, और यहाँ पे करंट एसेट्स होता है, करंट एसेट्स होता है। तो इन दोनों को मिलाकर तो आपका क्या बनता है, टोटल एसेट्स।
आपको निकालना ये है, इक्विटी निकालना है। क्या निकालना है आपको? शेयर होल्डर फंड निकालना है। तो अगर आप इस टोटल एसेट्स में से ये वाली करंट लायबिलिटी और ये वाली लॉन्ग टर्म लायबिलिटी दोनों माइनस कर दोगे तो आपका क्या निकलेगा? यहाँ पे इक्विटी फंड निकलेगा। तो यहाँ पे वही बात कर रहा है कि इस टोटल एसेट्स में से आपने क्या निकाल दिया? टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज को मार्क कर। ये तो एक्सटर्नल लायबिलिटी है ना, और ये वाली क्या है? ओनर्स लायबिलिटी होती है ना। शेयर होल्डर फंड क्या होती है? ओनर्स लायबिलिटी। और ये तो आपका लॉन्ग टर्म डेट, ये एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है, और करंट लायबिलिटी अभी आपकी एक्सटर्नल होती है। तो टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटीज पर करंट लायबिलिटीज को किसमें से माइनस कर देंगे? टोटल एसेट्स में। तो आपका क्या बन जाएगा? शेयर होल्डर फंड बन जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? बैलेंस शीट में आपको दिया हुआ टोटल एसेट्स 5 लाख और एक्सटर्नल लायबिलिटीज दी हुई है आपकी 50 लाख और 30 लाख। अब देखो टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज दोनों तो बराबर ही होते हैं ना, बैलेंस शीट में तो दोनों बराबर ही होते हैं। तो अगर टोटल एसेट मेरा 50 है तो टोटल लायबिलिटी भी क्या होगी? मेरी 50 ही होगी, है ना। तो अगर वैसे भी देखोगे तो उससे भी माइनस कर लो, नहीं तो टोटल एसेट्स में से आप क्या कर लो? एक्सटर्नल लायबिलिटी माइनस कर लो, तो इक्विटी शेयर होल्डर फंड कितना आ जाएगा? 20 लाख आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि शेयर होल्डर फंड क्या है? 20 लाख रुपए का है आफ्टर टू पेइंग ऑफ द लायबिलिटीज। ठीक है जी, समझ में आ गई आपको बात? तो इसका जो रेशियो बन गया ये क्या आएगा आपका? शेयर होल्डर फंड आ गया बाय एसेट साइड अप्रोच आ गया। ठीक है, अब आता है लायबिलिटी साइड अप्रोच। लायबिलिटी साइड अप्रोच कैसे? वही सेम बैलेंस शीट, वहां पे आप क्या करोगे? शेयर होल्डर फंड आपको निकालना है बाय एडिंग द कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी अवेलेबल द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। भाई जितनी इक्विटी अवेलेबल है उन सबको इंक्लूड कर लो। भाई इक्विटी शेयर होल्डर फंड में क्या क्या पॉइंट आता है? अगर आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद हो तो इक्विटी शेयर होल्डर में आता है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। उसके अलावा हमारे पास क्या आता है? और मिसलेनियस एक्सपेंसेस में आप उसको माइनस कर देते हो। मिसलेनियस एक्सपेंसेस कौन से? जैसे कि आपका एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस होता है जो आपका एसेट साइड में लिखे होते हैं, है ना, या लॉसेज, अगर आपके बिजनेस में लॉसेज हुए हैं तो वो आप माइनस कर देते हो। ठीक है, अब आता है यहाँ पे शेयर कैपिटल कितनी कैसे आ रही है? भाई शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। भाई शेयर कैपिटल में दो चीज होती है, हमने बैलेंस शीट के फॉर्मेट में देखा था, इक्विटी के चैप्टर में जो हमारा था वहां पे शेयर कैपिटल में इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों होते हैं। ठीक है, और प्रेफरेंस को जब भी कंसीडर करना है जब वो पार्ट किसका बने? इक्विटी का। अगर वो इक्विटी का पार्ट नहीं बनती है तब उसको कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है ना, आपके कोर्स में हमेशा वो इक्विटी का पार्ट बन के ही आएगी नॉर्मली, अगर नहीं आती तो वो स्पेसिफिकली बता देगा नॉट फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ द इक्विटी, फिर उस केस में हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे शेयर कैपिटल के अंदर। ठीक है ना, फिर रिजर्व एंड सरप्लस उसमें आता है आपका रिटेन अर्निंग, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इस तरीके के जितने रिजर्व होंगे वो आ जाएंगे। और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर लाइक एक्यूमुलेटेड लॉसेस और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ये सब आएंगे। देखो जी, इक्विटी शेयर दे रखा है, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस दे रखा है। तो लायबिलिटी साइड अप्रोच से हम क्या करेंगे? 15 लाख प्लस 6 लाख माइनस 1 लाख, तो आ जाएगा आपका आंसर 20 लाख रुपीज। तो ये आ गया आपका लायबिलिटी साइड अप्रोच से शेयर होल्डर फंड। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट आता है जी हमारा। अब देखो हमने 4 में से 2 कंप्लीट कर लिए। सबसे पहले हमने लिक्विड कंप्लीट किया, लिक्विड के अंदर हमने करंट रेशो और क्विक रेशो देखा। फिर हमने सॉल्वेंसी कंप्लीट किया, सॉल्वेंसी कंप्लीट करने में हमने 4 रेशोज देखे। कौन कौन से देखे? पहले डेट को इक्विटी से कंपेयर करेंगे, फिर डेट को टोटल एसेट से कंपेयर करेंगे, फिर इंटरेस्ट कवरेज रेशो निकालेंगे जिसमें इंटरेस्ट को हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? ईबीआईटी से, यानी कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से, अर्निंग्स से। उसके बाद चौथा रेशो हमने इसमें कौन सा देखा था? हमने प्रोप्राइटरी रेशो, यानी कि इक्विटी वालों को किससे कंपेयर कर रहे हैं हम? टोटल एसेट से कंपेयर कर रहे हैं। अब आता है हमारा एक्टिविटी रेशो। एक्टिविटी रेशो क्या? नो द एफिशिएंसी रेशो मींस इफेक्टिवली कंपनी यूटिलाइजिंग द एसेट्स। कंपनी अपने एसेट्स को कितना अच्छे से यूटिलाइज कर रही है टू जनरेट द रेवेन्यू, यानी कि सेल्स बढ़ाने के लिए कितना अच्छे से उसको यूटिलाइज किया जा रहा है एसेट्स को, उसके बारे में जानकारी है। द रेशो हेल्प इन असेसिंग द कंपनीज ऑपरेटिंग इफेक्टिवली बाय एनालाइजिंग द हाउ क्विकली द एसेट्स कन्वर्टेड इनटू सेल्स और कैश। क्या ना क्या चाह रहा है कि भाई जब एक्टिविटी आप परफॉर्म करोगे तो इन रेशियो से आपको पता लगेगा कि आपके जो एसेट्स है उनको आप कितनी रेडिली या कितनी जल्दी जल्दी जो है सेल्स में कन्वर्ट करके उनसे आप फिर से कैश जनरेट कर ले। जैसे कि सपोज करो मैं इन्वेंट्री की बात करूं, पहले आप परचेज करके लाओगे, फिर उसका प्रोडक्शन करोगे, फिर उसको सेल करोगे, फिर डेटर आएंगे आपके, डेटर से फिर आप उसको कैश बनाओगे, फिर इन्वेंट्री लाओगे। तो ये जो सर्कल है, तो आपने जो अपने एसेट्स हैं उसको आप कितनी जल्दी जो है वापस कैश में कन्वर्ट कर लेते हो सेल्स के थ्रू, वो क्या है आपका पूरा सर्कल है। ठीक है ना, तो उसको आप जितना ज्यादा टाइम होगा यानी कि उतनी आपकी एफिशिएंसी होगी। मतलब अगर आप कंपेयर बनाना चाहोगे तो उसके अंदर जो आपकी रेशियोज बनेंगी वो कौन कौन सी बनेंगी देखते हैं। सबसे पहले आता है आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, यानी कि इन्वेंट्री की रोटेशन की बात करें, मींस हाउ इफेक्टिवली इन्वेंट्री इज मैनेज एंड हाउ फ्रीक्वेंटली इट इज सोल्ड और रिप्लेस विद इन द पीरियड। मतलब वो एक पीरियड में कितनी इफेक्टिवली मैनेज हो रही है और कितनी जल्दी जल्दी वो रिपीटेटिव बेसिस पे सोल्ड हो रही है। कैसे? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री का टर्नओवर कैसे आएगा कि भाई 1 रुपए की इन्वेंट्री उसकी कॉस्ट पे कंपेयर करेंगे। कोई आपकी जो एवरेज इन्वेंट्री है वो ड्यूरिंग द पीरियड आपकी जो रहती है उसको आप कॉस्ट से कंपेयर करो, भाई कितना फ्रीक्वेंटली वो कन्वर्ट हो रही है। हायर रेशो क्या कहता है? फास्ट इन्वेंट्री मोमेंटम बेटर एफिशिएंसी। मतलब जितना ज्यादा ये रेशो होगा उतना क्या होगा? उतनी अच्छी एफिशिएंसी होगी। मतलब एक एवरेज इन्वेंट्री को कन्वर्ट होने में जितना जल्दी टाइम होगा, मतलब जितना ज्यादा वो टाइम्स में आएगा उतना क्या होगा? एफिशिएंसी आपकी
ज्यादा होगी। लोअर क्या होगा, स्लो मूविंग इन्वेंट्री पोटेंशियली दैट ओवर स्टॉकिंग इश्यूज। अगर ये रेशो कम होगा तो इसका मतलब क्या होगा, ओवर स्टॉक होने का इशू रहेगा कि भाई आपकी मोमेंटम इस इन्वेंट्री की क्या है, स्लो है, तो आप परचेज करते चले जाओगे तो क्या होगा, वो इन्वेंट्री बल्क में इकट्ठी होती चली जाएगी आपके गोडाउन्स में, ठीक है ना। अब देखो इसमें एग्जांपल क्या कहता है भाई, आपके पास जो है सीओजीएस दिया हुआ है $5 का, ठीक है, एवरेज इन्वेंट्री आपको दी हुई है $1 की, तो इसका मतलब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या आया आपका 5 टाइम्स आया, यानी कि जो 1 लाख की इन्वेंट्री है, एवरेज औसतन आपकी 1 लाख की इन्वेंट्री जो है वो पूरे साल में पड़ी रहती है, लेकिन वो 5 टाइम रोटेट हो जाती है, यानी कि एक बार इन्वेंट्री जो आप आए उसको मल्टीप्लाई में आप क्या कर रहे हो, मतलब 5 टाइम्स का रोटेशन है कि 5 बार एक साल में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, उस जो इन्वेंट्री आई उसको बेचा हमने, उसको कैश में कन्वर्ट कर लिया। ये जो प्रोसेस है यार कितनी बार फॉलो कर रहे हो आप, एक साल के अंदर 5 बार फॉलो कर रहे हो, है ना। ये रेशो जितनी भी दी है वो ईयरली बेसिस पे निकल रही है, क्यों, क्योंकि हम बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, फाइनेंशियल ईयर वाली बनाते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो ये हमेशा ईयरली वाली होती है, इसलिए वो मैं आपको ईयर वाला एग्जांपल दिया कि भाई एक टाइम में एक साल में आपने उस इन्वेंट्री को कितनी बार कैश में कन्वर्ट कर लिया, 5 टाइम्स में कन्वर्ट कर लिया। तो ये क्या बता रहा है कि 1 लाख की इन्वेंट्री नॉर्मली पड़ी रहती है और वो कन्वर्ट कितनी बार हो जाती है, 5 बार हो जाती है पूरे साल में सीओजीएस में कन्वर्ट, ठीक है ना। उसके बाद कहता है भाई दिस मींस दैट द कंपनी सेल एंड रिप्लेस द इन्वेंट्री 5 टाइम्स इन अ ईयर, यही बात कह रहा था मैं, ठीक है। मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द सीओजीएस, अब सीओजीएस निकलता कैसे, ठीक है। सीओजीएस होता क्या है, सबसे पहले तो वो देखते हैं, रिप्रेजेंट दैट द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज दैट द कंपनी सेल ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। सीओजीएस क्या है, आपकी डायरेक्ट कॉस्ट है गुड्स की या सर्विसेज की जो आप पूरे साल में प्रोवाइड कराते हो, ठीक है ना। इट इंक्लूड द कॉस्ट लाइक रॉ मटेरियल, भाई आप पूरे साल में रॉ मटेरियल खरीदते हो, लेबर को पैसा देते हो, मैन्युफैक्चरिंग करते हो, बट एक्सक्लूडिंग द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। भाई किन चीजों को हटाना चाह रहा है, वो इनडायरेक्ट, वो डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन वाले एक्सपेंसेस को इंक्लूड कर रहा है, इनडायरेक्टली हटाना चाह रहा है, जैसे कि मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। भाई मार्केटिंग का प्रोडक्ट की बनाने से कोई मतलब नहीं होता, वो क्या है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है सेल के लिए, तो वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। तो बेसिक फॉर्मूला क्या कहता है भाई, आपकी साल की शुरुआत में जो इन्वेंट्री पड़ी है, वो पूरे साल में जो आपने इन्वेंट्री ली है, वो उस इन्वेंट्री को कन्वर्ट कर, नॉर्मली जो उसके इन्वेंट्री से रिलेटेड डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, कैसे, सपोज करो अगर ये ट्रेडिंग वाला है तो इससे रिलेटेड डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होंगे, परचेज किया आपने गुड्स, उसको गोडाउन तक लाने का खर्चा, ठीक है ना, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो होती है उसकी, वो क्या होगी, उसके लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगी। उसके बाद क्या है, साल के अंत में आपके पास जितनी इन्वेंट्री बची है उसको माइनस कर दो, तो ये क्या बन गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, है ना। बेसिकली हो क्या रहा है कि भाई आपने इतना आपके पास ओपनिंग में पड़ा था, इतना आपने और परचेज कर लिया, उसको परचेज करने का खर्चा इतना आया, तो आपका टोटल आ गया, और लास्ट में आपके पास कुछ इन्वेंट्री पड़ी है उसको आप माइनस कर दो। तो इससे क्या पता लगेगा कि भाई साल के अंत में तो इतनी थी और शुरुआत में इतनी, ड्यूरिंग तो कंज्यूम कितनी हो गई वो पता लगेगा कि भाई इसका माइनस करने की वजह से क्या आ गया कि साल के अंदर कितनी आपकी इन्वेंट्री कंज्यूम हो गई, ठीक है ना। अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हुई तो उसमें एक दो चीजें एक्स्ट्रा जाती है, फॉर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस सीओजीएस इंक्लूड द रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो इसके अंदर एक दो चीजें एक्स्ट्रा क्या आ जाती है जी, यहाँ देखो रॉ मटेरियल कंज्यूम ले लेते हैं हम, यहाँ पे कंज्यूम लिए वाला जो हमने लिया, उसके बाद उसके अंदर डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन वाले खर्चे आ जाएंगे यहाँ पे, फिर फैक्ट्री के ओवरहेड्स भी आ जाएंगे कुछ, और उसके बाद आएगा वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ द इन्वेंट्री। अगर कुछ ऐसी इन्वेंट्री पड़ी है जिसका काम अभी पूरा नहीं हुआ तो वो भी क्या आ जाएगी, वो भी यहाँ पे एड ऑन हो जाएगी, और लास्ट में आपकी क्या आ जाएगी, क्लोजिंग वाली इन्वेंट्री आ जाएगी। तो ये क्या है, सीओजीएस फॉर मैन्युफैक्चरिंग। अब सीओजीएस फॉर रिटेल और ट्रेडिंग में तो सेम ही है, बट सिंपली दे ओनली डील विद द बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग द गुड्स, नो मैन्युफैक्चरिंग। तो इसमें क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेज, फ्रेट चार्जेस मैंने आपको वहां पे बताया डायरेक्ट एक्सपेंसेस के, और यहाँ पे क्या आएगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ये भी क्या आएगा आपका फॉर ट्रेडर्स और रिटेलर्स, क्या आएगा आपका सीओजीएस का फॉर्मूला। उसके बाद आता है, आप सीओजीएस एक तरीके से और निकाल सकते हो ग्रॉस प्रॉफिट मेथड से। कैसे भाई, आपको याद होगा अगर तो थोड़ा सा, जो आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हो, यहाँ आप सेल्स लिखते हो, यहाँ पे आप क्या लिखते हो, ओपनिंग इन्वेंट्री लिखते हो, यहाँ परचेज लिखते हो, यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हो, यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखते हो, और यहाँ पे आप क्या लिखते हो, प्रॉफिट लिखते हो, है ना। तो ये सब लिखते हो, तो जब आप ये सेल्स ले रहे हो, इस सेल्स में से आप ये माइनस कर दोगे तो आपका ये वाली इक्वेशन फिर से बन के आ जाएगी, है ना। ये वाली इक्वेशन जब फिर से बन के आ जाएगी तो उसी चीज को वो कह रहा है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप नेट सेल्स में से आप क्या माइनस कर रहे हो, ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि इसमें से आप क्या माइनस कर दो, ये माइनस कर दो, तो आपकी यही सिचुएशन बन के आ जाएगी जो भी आपके पास यहाँ पे है। तो इससे आपका क्या पता लगेगा कि आपका जो है सीओजीएस कितना है। तो क्योंकि हम सीओजीएस क्या ले रहे हैं, यही तो ले रहे हैं ना, इन चारों कॉम्बिनेशन का, इन तीनों का एडिशन और इसका सब्ट्रैक्शन। तो अगर आप बैलेंस शीट पीएनएल स्टेटमेंट से ये इसमें से ये माइनस कर देंगे तो आपका क्या बन के आ जाएगा, सीओजीएस बन के आ जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जी। इसमें आपका सेकंड रेशो क्या आता है, अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। ये अकाउंट रिसीवेबल क्या है जी, आपका ट्रेड रिसीवेबल है, ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है जी, ट्रेड रिसीवेबल का दूसरा नाम क्या है, अकाउंट्स रिसीवेबल नाम है उसका दूसरा।
तो कहते हैं जी इवेल्युएशन इवेल्युएट्स हाउ द इफेक्टिवली कंपनी कलेक्टेड पेमेंट फ्रॉम द इट्स क्रेडिट कस्टमर, यानी कि जब आप उधार पे सामान बेचते हो तो आप उनसे कितना इफेक्टिवली वो पैसा वापस रिकवर कर पाते, उस चीज की इवैल्यूएशन करता है, ठीक है ना। तो अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर यानी कि इन्वेंटरी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर क्या है, नेट क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। आप ये देखो यहाँ पे जो सेल है वो कौन सी सेल है, क्रेडिट सेल है, कैश सेल को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया क्योंकि आपका जो कन्वर्जन है वो डेटर्स का यानी कि उधार का, तो यानी कि उधार की सेल से उधार का डेटर्स का आप कन्वर्जन करोगे, है ना। तो वहां पे बता रहे हैं कि भाई नेट क्रेडिट सेल्स को आपको किससे डिवाइड करना है, एवरेज अकाउंट रिसीवेबल से, ठीक है जी। किससे कंपेयर करना है आपको, एवरेज अकाउंट रिसीवेबल से। अच्छा इसमें एक चीज और कि जो आप ये हम निकालते हैं एवरेज इन्वेंट्री, जो हम निकालते हैं तो ये एवरेज इन्वेंट्री निकलती कैसे है, ये स्लाइड में थोड़ा सा मिसिंग रह गया। तो एवरेज इन्वेंट्री निकलती कैसे है भाई, आपको क्या करना है, ओपनिंग जो एवरेज इन्वेंट्री है उसको क्या करना है भाई, एवरेज हम देखने का क्या मतलब है, पूरे साल में एवरेज कितना आ रहा है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री को हम क्या करेंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री के साथ ऐड कर लेंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा आपका, पूरे साल में ऑन एन एवरेज कितनी इन्वेंट्री आपकी चल रही है, ये क्या आएगा आपका एवरेज इन्वेंट्री आएगा, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे आता है एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल। तो एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल में एवरेज जो आप निकालोगे अकाउंट्स रिसीवेबल वो कैसे निकालोगे, वो भी ऐसे निकालोगे भाई, ओपनिंग क्या निकालेंगे, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स निकालेंगे प्लस में क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स निकालेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो इससे क्या आ जाएंगे आपके एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाएंगे। और उसको आपको नेट क्रेडिट सेल्स यानी कि जो आपकी टोटल सेल्स होंगी, टोटल सेल्स में से जो आपकी टोटल सेल्स होंगी उसमें आपको क्या करना है जी, तो आपको जो क्रेडिट वाले निकालना है, जो आपकी क्रेडिट सेल निकलेगी उसमें से आपको क्या करना है, टोटल सेल में से आपको क्या माइनस कर देना है, कैश सेल्स माइनस कर देनी है, ऐसी सेल जो सिर्फ कैश बेसिस पे हुई है जिसमें आपको उधार लेना ही नहीं है। तो इससे क्या आएगा आपका क्रेडिट सेल आएगी और एवरेज इन्वेंट्री आएगी, दोनों को आपको क्या करना है, कंपेयर करना है और आपको रेशियो पता लगा लेंगे। तो अब इस रेशियो का इंटरप्रिटेशन देखते हैं जी। हायर रेशियो बता रहा है, हायर रेशियो यानी कि फास्टर कलेक्शन, एफिशिएंट क्रेडिट पॉलिसी, मतलब जितना ज्यादा आपका ये रेशियो होगा, जितना ज्यादा ये रेशियो होगा उतना ज्यादा होगा क्या होगा कि आपके एवरेज डेटर्स को आप उतना टाइम्स ड्यूरिंग द ईयर रिकवर कर पाते हैं। जैसे कि सपोज करो ये भी 5 टाइम्स आ गया, ठीक है ना। तो यानी कि आप एक साल में अपने डेटर्स पे जितना पैसा उधारी रखते हो वो 5 टाइम्स में रिकवर कर लेते हो। कहने का मतलब है कि अगर ये 5 लाख की सेल है क्रेडिट वाली और एवरेज डेटर आपके पूरे साल में 1 लाख, यानी कि आप 5 लाख की उधार सेल करके सिर्फ 1 लाख की ऑन एन एवरेज क्या करते हो, क्रेडिटर्स डेटर्स रखते हो। तो यानी कि आप ऑन एन एवरेज 5 टाइम्स जो है रिकवरी कर लेते हो, अपनी क्या कर लेते हो, 5 टाइम्स रिकवरी कर लेते हो 5 टाइम्स अपनी पूरे साल में। अगर ये रेशो कम रहता है तो इसमें इसका मतलब क्या है कि आपकी जो रिकवरी करने की टेक्टिक्स है, यानी कि जो रिकवरी करने की आपकी पॉलिसी है या स्ट्रेटेजी है वो क्या है आपकी लो रह रही है, जिसकी वजह से आपका रिस्क बढ़ रहा है कि आपके पास आपका जो पैसा है वो डेटर के पास ज्यादा टाइम तक रह रहा है, आप लिक्विडिटी आपकी क्रंच हो रही है वहां पे, है ना। तो कहते हैं भाई नेट क्रेडिट सेल्स आपकी $6 लाख की है, रिसीवेबल्स आपके कितने हैं, 1.5 लाख के हैं। तो इसकी वजह से आपका एवरेज आपका जो अकाउंट्स रिसीवेबल AR रेशो या TR रेशो आया वो कितना आया, 4 टाइम्स है। यानी कि कंपनी कलेक्ट रिसीवेबल 4 टाइम्स इन ईयर, कि 4 बार आपने 4 टाइम्स आपका पैसा आप रिकवर कर लेते हो डेटर्स से, है ना। अगला आता है आपका डेट कलेक्शन पीरियड। अच्छा इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट वाली बात यह है कि आपने पीछे तो अभी क्या निकाला, कितना टाइम आप रिकवर कर लेते हो, ठीक है, आपके पैसा कितना टाइम आप रिकवर कर लेते हो, लेकिन आप कितने दिन में वो एक टाइम को एक जो आप पैसा रिकवर करते हो वो कितने दिन में रिकवर करते हो। अगर आपको 1 टाइम में भी पैसा रिकवर करना है, जैसे अगर मैंने बोला कि भाई ये 4 टाइम्स में आप रिकवर कर रहे हो, कितने टाइम में रिकवर कर रहे हो, एक साल में 4 टाइम्स, ठीक है। तो आप जब आपको पहली बार रिकवर करना है पैसा तो आप कितने दिन में करोगे रिकवर, वो कैसे निकलेगा, वो कैसे निकलेगा जी, देखो क्या कह रहा है, डेट कलेक्शन पीरियड। पहले तो ये समझो कि भाई डेट कलेक्शन पीरियड क्या, डेट कलेक्शन पीरियड आल्सो कॉल्ड रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, मतलब आप अपना एक बार जो आप उधारी देते हो, जैसे अगर आप 1 लाख रुपए की उधारी कर रखी है आपने डेटर की, एवरेज डेटर, तो उसको आप कितने दिन में रिकवर कर लोगे। वो तो हमने टाइम निकाला कि आप एक साल में कितनी बार वो 1 लाख रुपए ले लेते हो, लेकिन आप जब पहली बार वो लोगे तो वो कितने दिन में लोगे वो भी तो पता लगाना है ना। तो इट इज एन एवरेज टाइम बिजनेस टेक्स टू कलेक्ट द पेमेंट। भाई कलेक्शन पीरियड क्या है कि ऑन एन एवरेज आप कितने दिनों में वो 1 लाख रुपए रिकवर कर लेते हो। तो वो कैसे निकलेगा, फ्रॉम सॉरी ये क्या निकल गया, हाँ जी, तो आप कितने टाइम रिकवर कर लेते हो, इट हेल्प इन इवैल्यूएटिंग द कंपनीज मैनेज इट्स अकाउंट रिसीवेबल। भाई अपने अकाउंट रिसीवेबल को आप कितने टाइम से मैनेज कर लेते हो। तो उसमें क्या आता है जी, डेट कलेक्शन पीरियड को क्या कर रहे हैं जी, आप यहाँ पे कर रहे हैं एवरेज अकाउंट रिसीवेबल डिवाइड बाय क्रेडिट सेल इनटू 365। अच्छा अगर इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखो तो क्या ये इस फॉर्मूले का रिवर्स है,
नहीं, यहाँ पे हमने क्या देखा था, अकाउंट रिसीवेबल नेट क्रेडिट सेल डिवाइड बाय अकाउंट रिसीव एवरेज अकाउंट रिसीवेबल, और यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एवरेज अकाउंट रिसीवेबल डिवाइड बाय नेट क्रेडिट सेल्स, है ना। तो उसको रिवर्स करके हमने क्या किया, 365 से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। या हम इसमें एक काम और कर सकते हैं और करके, कि इसको निकालने का मतलब क्या है कि आप क्या निकाल रहे हो, एवरेज अकाउंट रिसीवेबल या फिर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो निकाल रहे हो। तो आप क्या करो, यहाँ पे करो आप 365 डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो निकाल लो। अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशो या ट्रेड रिसीवेबल, उसको आप डिवाइड कर सकते हो। ये क्या है, ये डेज के हिसाब से है। अगर ये मंथ्स के हिसाब से होगा तो आप क्या लिखोगे, 12 मंथ्स लिखोगे। अगर वीक्स के हिसाब से होगा तो क्या लिखोगे, 52 वीक्स लिखोगे। तो अगर ये डेज के हिसाब से रहेगा तो 365, अगर आपको पीरियड टाइम पीरियड जो है डेज के हिसाब से निकालना है, अगर ईयर के हिसाब से मंथ के हिसाब से निकालना है तो 12 मंथ लिखेंगे एक ईयर में, या फिर अगर आपको वीक्स के हिसाब से निकालना है तो 52 वीक्स लिखेंगे एक ईयर में, है ना। तो एवरेज अकाउंट रिसीवेबल क्या है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग रिसीवेबल्स डिवाइड बाय 2। नेट क्रेडिट सेल्स क्या है, टोटल क्रेडिट सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड, और 365 लेना है या फिर 12 मंथ्स ले सकते हो आप, है ना। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है। आगे पॉइंट आता है हमारा, भाई इसमें आपको दिया हुआ है ओपनिंग रिसीवेबल्स दिया है, क्लोजिंग दिया है और नेट क्रेडिट सेल दिया है। ओपनिंग और क्लोजिंग से आप एवरेज निकालोगे तो कितना आएगा, 60 आ गया, और आपको वो दिया हुआ है 5 लाख का, तो 60 डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 365, तो ये आ गया आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड 43.8 डेज आ गया, यानी कि 44 डेज आप कह सकते हो अप्रोक्सीमेटली। समझ में आ गई जी बात आपको। आगे बढ़ते हैं जी, अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अभी हमने देखा था अकाउंट्स पेबल, ठीक है ना। थोड़ा सा रिकलेक्ट करते हैं आगे बढ़ने से पहले। तो सबसे पहले हमने देखा था लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो हमने क्या देखा था, करंट रेशियो और क्विक रेशियो, जिसमें हमने देखा था करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज करंट रेशियो के अंदर, और क्विक रेशियो के अंदर देखा था कि करंट एसेट्स में हमने इन्वेंट्री हटा दी थी डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, ठीक है जी। उसके बाद आया था हमारे पास सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो में हमने 4 पार्ट देखे थे। 4 पार्ट कौन कौन से देखे थे, पहला हमने देखा था डेट को हमने इक्विटी के साथ कंपेयर किया था, फिर डेट को हमने टोटल एसेट्स के साथ कंपेयर किया था दूसरे पार्ट में, फिर तीसरे पार्ट में प्रोप्राइटरी रेशियो देखा था, जिसमें हमने तीसरे पार्ट में हमने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखा था, जिसमें हमने इंटरेस्ट को किसके साथ कंपेयर किया था, ईबीआईटी के साथ कंपेयर किया था, और फोर्थ पार्ट में हमने प्रोप्राइटरी रेशियो देखा था, जिसमें हमने इक्विटी को कंपेयर किया था किसके साथ, टोटल एसेट्स के साथ। उसके बाद हमारे पास तीसरी जो एक्टिविटी आई थी उसके अंदर हमने क्या देखा था, एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो के अंदर हमने पहला पार्ट कौन सा देखा था, आपका पहला पार्ट कौन सा देखा था, रिकवर करते हैं दोबारा से एक बार। आपका देखा था हमने सबसे पहला इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक है जी। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमने क्या देखा था, इन्वेंट्री में हमने सीओजीएस निकाला था, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो था आपका ये वाला, यहाँ पे मैंने आपको एक चीज अभी रह गई वो मैं आपको बता देता हूँ। जो आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो था उसमें हम क्या निकाले थे, सीओजीएस बाय इन्वेंट्री, ठीक है ना, सीओजीएस बाय एवरेज इन्वेंट्री। अगर किसी केस में आपको सीओजीएस ना भी गिवन हो, या आप किसी तरीके से निकाल भी ना पाओ, जैसे हमने वो 4-5 मेथड देखे थे, किसी भी तरीके से आप निकाल ना पाओ, आपको सीओजीएस ना गिवन हो, तो उस केस में आप वहां पे सीओजीएस की जगह क्या ले लोगे, सेल्स ले लोगे, नेट सेल्स, ठीक है जी। क्या ले लोगे यहाँ पे आप, नेट सेल्स ले लोगे। मैं आपको लिख के भी बता देता हूँ, यहाँ पे आप क्या ले लोगे उसकी जगह पे, नेट सेल्स ले लोगे, और नेट सेल्स, टोटल सेल्स जो भी होंगी आपकी, इसमें दोनों आ जाएंगी, कैश और क्रेडिट वाली, दोनों सेल्स ले लोगे, ठीक है जी। तो हमने इन्वेंट्री टर्नओवर देखा, इन्वेंट्री टर्नओवर में हमने सीओजीएस और सेल्स डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री देखा। उसके बाद हमारा जो इसका सेकंड पार्ट था उसके अंदर हमने देखा कि आपको क्या करना है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर हमने देखा कि एक साल में आप एवरेजली कितने बार जो है अपने डेटर से पैसा रिकवर कर पाते हो। उसके साथ हमने ये भी देखा कि अगर आपको वन टाइम पैसा रिकवर करना है तो आपको कितने दिन में रिकवरी मिल जाती है उस पैसे की। तो देखा था हमने डेट कलेक्शन पीरियड। डेट कलेक्शन पीरियड के बाद हमने देखा था जी आपका आया था ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। क्या आया था जी आपका, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। अब वो हम देखते हैं ट्रेड, अब जैसे हमने डेटर से रिकवर करने की बात करी तो हम क्रेडिटर्स की पेमेंट की भी बात करेंगे, तो वहां पे क्या आएगा, अब यहाँ पे क्रेडिटर्स की पेमेंट किससे कंपेयर की जाएगी, परचेज के साथ कंपेयर की जाएगी। तो यहाँ पे नेट क्रेडिट परचेज, जैसे हमने उधारी के पैसे लेने थे तो नेट क्रेडिट सेल के साथ कंपेयर किया था, तो अब उधारी के पैसे जब हमें देने हैं तो हम क्रेडिट परचेज के साथ कंपेयर करेंगे, तो एवरेज ट्रेड पेबल के साथ कंपेयर करेंगे। ये जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा हमारे लिए होगा, फास्टर पेमेंट हम कर पा रहे हैं अपने क्रेडिटर्स को। जितना कम होगा हमारे पास उतना हमारे पास लिक्विडिटी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हम अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, फिर वो हमें माल नहीं सप्लाई करेंगे, है ना। तो क्या कहना चाह रहा है जी, नेट क्रेडिट परचेज आपका $4 लाख का है। एवरेज अकाउंट्स पेबल या ट्रेड पेबल्स जो आपके हैं वो कैसे हैं, 1 लाख के हैं। तो आपका एवरेज टर्नओवर रेशियो क्या है, 4 टाइम, यानी कि एक साल में आप अपने डेटर्स को क्रेडिटर्स को कितनी बार पे कर पाते हो, 4 बार पे कर पाते हो। अच्छा, हमने डेट कलेक्शन पीरियड देखा था, तो क्या है यहाँ पे
पेमेंट का भी पीरियड होना चाहिए। भाई आप ये देख रहे हो कि आप एक बार में जब आप पेमेंट लेते हो अपने डेटर से तो कितने दिन में ले पाते हो, तो आप क्या यहाँ पे ये भी चेक कर सकते हो कि आप कितने दिन में अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट दे रहे हो, बिल्कुल चेक कर सकते हैं जी। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपका आता है ट्रेड पेबल्स पेमेंट पीरियड। उसमें क्या आएगा कि आप पेमेंट का दिखाओगे कि भाई आपकी कितनी वो कर पाते हो, आप अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को आप पे कर पाते हो। ठीक है, तो वहां पे भी वही सेम आएगा कि आपने यहाँ पे जो फॉर्मूला था उसको क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, इस वाले फॉर्मूले को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, कि आपका एवरेज ट्रेड पेबल ऊपर आ गया और इसमें क्रेडिट परचेज नीचे आ गया। तो इसका दूसरा फॉर्मूला भी हम सिमिलर तरीके से बना सकते हैं, 365 डिवाइडेड बाय क्या लेंगे हम, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो क्या लेंगे हम, 365 डिवाइड, या 12 मंथ्स ले लेंगे, ये डेज ले लेंगे, ये मंथ्स ले लेंगे, या फिर 52 वीक्स भी ले सकते हैं हम यहाँ पे, और डिवाइड किससे कर लेंगे हम, अकाउंट्स पेबल टर्नओवर रेशियो क्या लेंगे हम, अकाउंट्स पेबल टर्नओवर रेशियो, ये भी ले सकते हैं हम फॉर्मूला, है ना। तो ये आपका आ गया एवरेज ट्रेड पेबल्स आ गए, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, नेट क्रेडिट परचेज की आ गई, टोटल क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द, यानी कि आपकी जो आपकी टोटल परचेज है उसमें से आप क्या माइनस कर दो, कैश परचेज माइनस कर दो, तो आपका आएगा क्रेडिट परचेज। ठीक है जी, इसको आप 365 डेज इन आई और 12 मंथ्स भी आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। इसमें आखिरी रेशो हमारा आता है टाइम्स के अंदर, एक्टिविटीज के अंदर, एसेट टर्नओवर रेशो की, यानी कि आपको क्या करना है, एसेट्स की टर्नओवर कैपेसिटी चेक करनी है। इसमें क्या बताता है जी, मेजरिंग हाउ इफेक्टिवली कंपनी यूजेस टोटल एसेट्स टू जनरेट द सेल्स। भाई आप अपने एसेट्स को कितना इफेक्टिवली यूज कर रहे हो अपनी सेल्स जनरेट करने के लिए। तो वहां पे क्या आएगा जी, एसेट टर्नओवर रेशो में हम देखेंगे नेट सेल्स। अब यहाँ पे सेल्स दोनों आएंगी आपकी, कैश और क्रेडिट दोनों सेल्स आएंगी, क्योंकि आप अपने टोटल एसेट्स को कंपेयर कर रहे हो। तो एवरेज टोटल एसेट्स डिवाइड बाय नेट सेल्स, वही एवरेज टोटल एसेट्स, ओपनिंग के टोटल एसेट माइनस क्लोजिंग के टोटल एसेट्स का एवरेज कर लेंगे। जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा यूटिलाइजेशन, जितना कम होगा उतना गंदा यूटिलाइजेशन, अंडर परफॉर्मेंस आ जाएगी। तो नेट सेल्स आपकी क्या है, $10 लाख की है, टोटल एसेट्स क्या है आपके $5 लाख के, तो एसेट टर्नओवर कितना आ गया जी, इस फॉर्मूले के हिसाब से नेट सेल्स 10 लाख डिवाइड बाय 5 लाख, तो 2 टाइम्स आ गया। तो यानी कि आप $2 की सेल जनरेट कर पा रहे हो अपने $1 के एसेट से, तो ये क्या आपकी एफिशिएंसी अच्छी है। ठीक है जी, नेक्स्ट आपका पार्ट आता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या है, अब यहाँ पे आप अपनी जो वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल क्या है, आपके करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का सब्ट्रैक्शन, वो क्या बनता है आपका वर्किंग कैपिटल बनता है। यानी कि अपना वर्किंग कैपिटल से मतलब क्या, ऑपरेशनल कैपिटल। ऑपरेशनल कैपिटल मतलब जो आपके करंट एसेट्स में पैसा लगा हुआ है, लेकिन वो करंट लायबिलिटीज की सेट ऑफ होने के बाद जो पैसा बचेगा उसकी बात करेंगे हम, है ना। सपोज करो आपका करंट एसेट्स थे 10 लाख के और आपकी करंट लायबिलिटीज थी 5 लाख की, है ना। तो इससे क्या पता लगा, इससे वैसे तो वो रेशो बता रहे थे हम, क्या बनता था इसका, 2:1 बनता था जब हम करंट रेशो निकालते तो, लेकिन अब वो कह रहा है कि आप वर्किंग कैपिटल के बेसिस पे चेक करो। तो वर्किंग कैपिटल कैसे निकलेगी भाई, आपकी जो नेट कैपिटल बचेगी, नेट कैपिटल कितनी बचेगी, 10 लाख में से आप 5 लाख हटा दो तो आपकी 5 लाख बचेगी नेट कैपिटल, जो आपको काम में लेनी है ना। क्योंकि उसके बाद उसकी इफेक्टिवनेस चेक करेंगे ना हम, अभी तो हमने अलग अलग दोनों की चेक करी एक दूसरे से, अब उसकी नेट की इफेक्टिवनेस चेक करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है जी, नेट सेल्स को हम डिवाइड करेंगे वर्किंग एवरेज वर्किंग कैपिटल से, ठीक है ना। तो हायर जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा होगा, जितनी कम होगी उतना वो बेकार परफॉर्मेंस में आ जाएगा। फिर यहाँ पे नेट सेल्स अगर आपकी 12 लाख की है, एवरेज वर्किंग कैपिटल कितनी आ रही है, 3 लाख की, तो यहाँ पे क्या आएगा, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर 4 लाख, यानी कि आपकी आप $1 की वर्किंग कैपिटल से $4 की आप क्या जनरेट कर रहे हो, सेल्स जनरेट कर रहे हो। ये क्या है आपके लिए इफेक्टिवली है, अच्छा जनरेट करो इससे आप, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है ना। अब बात है आपके पास फोर्थ पोर्शन, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ठीक है जी, ये रेशियो का जो आखिरी आपका फोर्थ सेक्शन है ये वो है जिसमें आप प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की बात करते हो। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो मेजर द कंपनी एबिलिटी टू जनरेट द प्रॉफिट टू रिवेन्यू। भाई प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो प्रॉफिट की ही बात कर रहा है कि आपको प्रॉफिट जनरेट कितना कर पा रहे हो अपने रेवेन्यू के साथ, या फिर एसेट्स के साथ, या फिर इक्विटी के साथ। यानी कि अगर आपको प्रॉफिट को किससे कंपेयर करना है, एक तो आपके रेवेन्यू से कंपेयर करना है, दूसरा आपको उससे एसेट से कंपेयर करना है, तीसरा आपको उसमें इक्विटी यानी कि जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया उनसे कंपेयर करना है कि भाई आप उनको कितना कमा के दे पा रहे हो। दीज रेशियो हेल्प इन असेसिंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी। भाई आपका जितना ज्यादा, क्योंकि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी की बात कर रहा है, तो रेशियोज जितने ज्यादा होंगे, मतलब रेशियो की परसेंटेज जितनी ज्यादा होगी, टाइम्स जितना ज्यादा होगा, वो उतना ही अच्छा होगा। जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट, भाई मैं कहूँ ग्रॉस प्रॉफिट 20 से 30 हो रहा है, 40 हो रहा है, 50 हो रहा है, तो यानी कि बढ़ रहा है तो ज्यादा अच्छा, और कम हो रहा है तो हमारे लिए वो खराब होगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, मेजर हाउ इफेक्टिवली कंपनी जनरेट्स इट्स प्रॉफिट
फ्रॉम इट्स रेवेन्यू, भाई रेवेन्यू से प्रॉफिट, रेवेन्यू के कंपैरिजन में प्रॉफिट कितना जनरेट हो रहा है आफ्टर डिडक्टिंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि सिर्फ मोटे मोटे जो आपके डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्सपेंसेस खर्चे हैं उनको हटाने के बाद आपने कितना प्रॉफिट जनरेट किया, वो आपका क्या बन के आता है, ग्रॉस प्रॉफिट बन के आता है एज पर आपका जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आप देखते हो ना, जो आप ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो तो ट्रेडिंग में आपका यहाँ पे जीपी आता है, फिर यहाँ पे आप जीपी ट्रांसफर करके बाद में नेट प्रॉफिट निकालते हो, यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, है ना, समझ में आ गई बात आपको। देखो जी, तो क्या कह रहा है, इट इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू रिटेन्ड एज अ ग्रॉस प्रॉफिट बिफोर डिडक्टिंग द ऑपरेटिंग और अदर एक्सपेंसेस, बाकी सारे एक्सपेंसेस को छोड़ने, उसको डिडक्ट नहीं करना है, सिर्फ मेन एक्सपेंसेस को डिडक्ट करने के बाद जो आपका प्रॉफिट आता है उसको आप कंपैरिजन करेंगे, तो जीपी रेशो जो बन के आएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, वो क्या बन के आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100, तो ये क्या बन गया है आपका जीपी रेशो बन गया है। तो जीपी रेशो में ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के कई सारे तरीके हो गए, भाई टोटल प्रॉफिट में से आप क्या निकाल लो, या तो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर लो, ये फॉर्मूला जो आपका आया है ये आपका पिछले वाले फॉर्मूले से रिवर्स होके आया, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो हमने जीपी रेशो के फॉर्मूले देखे थे, देखो यहाँ पे नेट सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट है ना, तो अगर आप इसको यहाँ पे कंपेयर करोगे तो अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो कैसे निकालोगे, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू नेट सेल्स माइनस सीओजीएस, है ना, तो यही वाला फॉर्मूला जो है आपका आगे बन के आया हुआ है यहाँ पे। हाँ जी, देखो ये सेम फॉर्मूला वही बन के आया, बस उसमें क्या किया, आपकी पोजीशन चेंज कर दी है, और नेट सेल्स में क्या आएंगे, टोटल सेल्स में से आप क्या माइनस कर दोगे, सेल्स रिटर्न या फिर आपने कोई डिस्काउंट या अलाउंसेस दिए हैं वो आप माइनस कर दोगे तो आपकी नेट सेल्स आएगी। तो नेट सेल्स जहां जहां भी यूज हुआ है ना, वहां पे सब आपका जो आपके टर्नओवर्स वाले पोर्शन है पीछे वाले, जो आपका ये वाला जो रेशो था आपका यहाँ पे वर्किंग कैपिटल में जो आपका नेट सेल्स है, इसमें भी नेट सेल्स में आप डिस्काउंट्स माइनस कर दोगे और सेल्स रिटर्न माइनस कर दोगे, ठीक है, और यहाँ पे आपका जो एसेट टर्नओवर रेशियो है उसमें भी माइनस कर दोगे, इन्वेंट्री में भी माइनस कर दोगे, और डेट कलेक्शन पीरियड में भी अगर आपका क्रेडिट सेल में से भी कोई रिवर्स हुआ है वो भी आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, ठीक है जी। देखते हैं जी थोड़ा सा, अब क्या कह रहा है कि जितना ज्यादा रेशो होगा उतना ज्यादा हमारे लिए क्या होगा, फेवरेबल पोजीशन होगी, आपका प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होगी, कंट्रोल होगा, बेटर कॉस्ट कंट्रोल होगा, ठीक है जी। लोअर में क्या होगा, हायर प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी क्योंकि आप सीओजीएस ज्यादा होगा जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट कम होगा, है ना, और प्राइसिंग इशू भी हो सकता है कि भाई आपने प्राइस इतना ज्यादा हाई सेट कर दिया कि आपकी सेल्स ही नहीं हो रही है, उसके बाद इनएफिशिएंसी भी हो सकती है आपकी प्रोडक्ट की, कुछ भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे पता लगता है आपको इससे। तो क्या कहता है जी, इसका एक एग्जांपल है जी हमारे पास, नेट सेल्स कितनी रिपोर्ट हुई है 5 लाख की, सीओजीएस कितना है 3 लाख का, तो जीपी कितना आ गया 2 लाख, तो आप जीपी रेशो क्या आएगी 2 लाख डिवाइड बाय 5 लाख यानी कि 40%, यानी कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना है 40% मार्जिन है। इट मींस दैट कंपनी हैज 40% ऑफ सेल्स रेवेन्यू एज अ ग्रॉस प्रॉफिट, भाई जितना भी सेल होगा उसमें से 40% क्या है आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। आगे देखते हैं जी, अब आता है इसमें सेकंड पोर्शन हमारा पास ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो क्या मेजर्स द पोर्शन ऑफ द कंपनीज रेवेन्यू दैट कंज्यूम्ड बाय द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या कहना चाह रहा है जी, कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ने कितना पोर्शन कवर करा है, यानी कि एक्सपेंसेस को कवर करने की वो बात कर रहा है, इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो यानी कि एक्सपेंसेस की कंपैरिजन की वो बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, एक्सपेंसेस की कंपैरिजन की। तो हमें क्या क्या लेना है, एक्सपेंसेस लेने हैं, कौन से ऑपरेशनल एक्सपेंसेस लेने हैं इंक्लूडिंग सीओजीएस। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन के आएगा, जो आपका सीओजीएस है, यहाँ पे नेट सेल्स नहीं आएगा, सीओजीएस है उसके अंदर आप क्या लोगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लोगे, तो आपको क्या करना है, तो वो मिलके आपका क्या बन जाएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट बन जाएगा, ठीक है ना, और सीओजीएस लेना है और आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेना है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, आपका ऑपरेटिंग, इसको आप काट दो नेट वाले को पोर्शन को, ठीक है ना, तो ये जो आपका नेट सेल्स है इसको यहाँ पे काट दो, गलती से प्रिंट हो गया है, तो आपको क्या करना है, सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये क्या बन के आया आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट बन के आया, इसको कंपेयर किससे करेंगे, नेट सेल से कंपेयर करेंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो जितना ये कम होगा उतना क्या होगा हमारे लिए अच्छा होगा, ये देखो जी जितना ये कम होगा उतना हमारे लिए अच्छा होगा, लोअर जितना होगा उतनी हाई एफिशिएंसी होगी, और जितना हाई होगा उतनी आपकी क्या होगी, लो एफिशिएंसी होगी, रिड्यूसिंग द प्रॉफिटेबिलिटी, और कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी आपकी। सीओजीएस वही कैसे निकलता है, डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं उसके कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं भाई, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये क्या होंगे आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में काउंट होंगे, और नेट सेल्स क्या होगा आपका टोटल रेवेन्यू फ्रॉम माइनस सेल्स रिटर्न और डिस्काउंट्स, वही सेम बात आ गई यहाँ पे आपकी। उम्मीद कर रहा हूँ आपको अब तक सारा चीजें समझ में आ रही होगी अच्छे से। अच्छा, इसका जो आइडियल पोजीशन आती है वो क्या आती है, टिपिकली ऑपरेटिंग रेशियो बिलो 80% कंसीडर्ड गुड, मींस दैट कंपनी रिटेन एटलीस्ट 20% ऑफ द नेट सेल्स एज अ प्रॉफिट। कंपनी के पास कम से कम कितना प्रॉफिट होना चाहिए, 20% तो होना चाहिए, यानी कि अगर ऑपरेटिंग रेशो यानी कि जो आपकी कॉस्ट है वो 80% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 80% से कम ही रहनी चाहिए हमेशा,
तब आपके लिए क्या होगा, एक अच्छा बेंचमार्क सेट होगा कि इसमें आपकी आप दिखा पाओगे कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है। लेकिन वो कब तक है, इंटरेस्ट और टैक्सेस से पहले, यानी कि इसमें हमने इंटरेस्ट और एक्सपेंसेस तो लिए नहीं, कि ऑपरेटिंग में आपके क्या आ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट को आप किससे कंपेयर कर रहे हो, नेट सेल से, यानी कि ये 80% तक ही होनी चाहिए, अप टू 80%। उससे ज्यादा होगी तो फिर आपके लिए क्या एफिशिएंसी अच्छी नहीं है। समझ में आ गई बात आपको जी। आगे बढ़ते हैं, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। नेट सेल्स दिया हुआ है, सीओजीएस दिया हुआ है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है, ठीक है। 10 लाख, 6 लाख और 2 लाख, तो 6 लाख और 2 लाख 8 लाख हो गया, और उसको 10 लाख से कंपेयर करेंगे तो 80%। इसका मतलब क्या है, ऑपरेटिंग रेशियो क्या है, 80%, मींस दैट 80% ऑफ द रेवेन्यू स्पेंट ऑन द ऑपरेशनल कॉस्ट, लीविंग द कंपनीज के पास कितना प्रॉफिट बच जाता है, अगर 100 में से 80 रुपए कॉस्ट में लग जाते हैं तो 20 रुपीज। कंक्लूजन क्या कहता है जी, रेशियो इज टू हाई, if ratio is too high the company should work on the cost reduction strategy। क्योंकि 80% या उससे अब जा रहा है तो कंपनी को क्या करना चाहिए, कॉस्ट रिडक्शन स्ट्रेटजी पे ध्यान देना चाहिए। इफ रेशियो इज लो, अगर रेशियो कम जाती है तो क्या कंपनी की स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी इंडिकेट द एफिशिएंसी, क्या इंडिकेट करता है, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी। उसके बाद कंपेयरिंग द इंडस्ट्री पीयर्स प्रोवाइड बेटर इनसाइट्स, फिर आप इसको क्या कर सकते हो, कंपनी अपनी कंपनी के दूसरी कंपनीज के साथ आप इसको कंपेयर में कर सकते हो। तीसरा पोर्शन आता है इसके अंदर हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अच्छा, हमने ऑपरेटिंग रेशियो तो देखा, देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। ऑपरेटिंग रेशियो हमारा क्या बताता है, कॉस्ट बताता है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या बताता है हमारा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताता है। तो अगर मैं कहूं कि मेरी टोटल सेल्स है, उसमें से मैं ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर दूंगा तो मेरा क्या बचेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही बचेगा, है ना। क्योंकि इस ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या क्या है, एक तो सीओजीएस है, प्लस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी है, तो ये दोनों को माइनस कर दूंगा तो मेरा क्या बचेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचेगा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो मेजर्स द परसेंटेज ऑफ नेट सेल्स that remains at as a operating profit after covering the COGS and operating expenses। वही दोनों चीजें मैंने आपको बताई अभी ऊपर। It indicates the efficiency the company generate profit from its core operations, यानी कि core operation यानी कि अपने running business operation से कितना profit generate कर पा रही है, उस चीज की इसने बात करी। Before considering the interest and taxes, यहाँ के क्योंकि अभी हमने इंटरेस्ट एंड टैक्सेस को हटाया नहीं है, उसको साथ में हम लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में क्या आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आएगा, नेट सेल्स में से सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग कॉस्ट, यानी कि इसका दूसरा नाम क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस सीओजीएस का ऑपरेटिंग कॉस्ट है। रेंट, इसमें एग्जांपल में आपको फिर से दिया हुआ है, रेंट, यूटिलिटीज, रेंट एंड यूटिलिटीज बोला, सैलरी एंड वेजेस बोला, मार्केटिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस बोला, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बोला, ये सब क्या है आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के एग्जांपल हैं, ठीक है जी। नेट सेल्स आपका वही सेम रहेगा जैसे अभी बताया था आपको, उसमें से रिटर्न्स और डिस्काउंट्स आपको माइनस करने हैं। इंटरप्रिटेशन क्या आएगी, जितना ज्यादा होगा, क्योंकि ये प्रॉफिट की बात है तो जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा। और वो ऑपरेटिंग रेशियो में क्या था, जितना ज्यादा होगा उतना खराब होगा, क्योंकि वो कॉस्ट की बात थी, ठीक है जी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, दोबारा से एक बार समझ लेते हैं हम इस चीज को, थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो जी, एक था हमारे पास ऑपरेटिंग रेशियो, एक था हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। क्या है जी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ये आपका प्रॉफिट कंपैरिजन होता है। ये क्या होता है आपका, प्रॉफिट कंपैरिजन के लिए होता है, प्रॉफिट कंपैरिजन के लिए होता है। और ये किसके लिए होता है आपका, कॉस्ट कंपैरिजन के लिए होता है, ठीक है जी। इसमें आपका जो फॉर्मूला बन के आता है वो क्या बन के आता है, सीओजीएस प्लस में ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लो, ठीक है जी। इन दोनों को कंबाइनली हम क्या बोल सकते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं, कंबाइनली ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बोल सकते हैं। और नीचे हम क्या लेंगे, हम यहाँ पे नेट सेल्स ले लेंगे। क्या ले लेंगे, नेट सेल्स ले लेंगे। उसके बाद हमारा जो क्या गड़बड़ हो रही है, सॉरी जी, इसका हम क्या ले लेते हैं, नेट सेल्स ले लेते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे जो हम लेंगे, यहाँ क्या लेंगे, यहाँ लेंगे हम टोटल सेल्स में से माइनस कर रहे हैं हम सीओजीएस प्लस में ब्रैकेट के अंदर डाल के यहाँ पे हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर रहे हैं। तो ये क्या बन रहा है आपका, इसको हम दूसरा का नाम क्या दे सकते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नाम दे सकते हैं। और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं नेट सेल्स से, ठीक है जी। फिर इनटू में यहाँ पे भी 100 है और यहाँ पे भी 100 है,
ठीक है जी। तो ये क्या बन के आ रहा है, आपके दोनों के कंपैरिजन हो गए भाई, ये वाला कॉस्ट से रिलेट करता है तो इसलिए इसका नाम है ऑपरेटिंग रेशियो, और ये वाला जो आपका प्रॉफिट से रिलेट करता है इसका नाम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है जी। हाँ, तो हम थोड़ा सा ये देख रहे थे कि भाई जितना ज्यादा होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो उतना हमारे लिए क्या होगा, अच्छा होगा, और जितना कम होगा उतना क्या होगा, प्रॉफिट हमारे लिए कम होगा। तो बेंचमार्किंग क्या कहती है, 15 से 30% तक के क्या होना चाहिए हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो होना चाहिए, क्योंकि वहां पे हमने 80% रखा था ना, तो 15 से 30% तो होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं जी। आपका जो अगला रेशियो है वो क्या है, नेट प्रॉफिट रेशियो। भाई हमने पहले ग्रॉस प्रॉफिट देखा, फिर हमने देखा आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट कंपेरिजन। पहले तो हमने ग्रॉस प्रॉफिट को सेल से कंपेयर किया, फिर हमने ऑपरेटिंग कॉस्ट को सेल से कंपेयर किया, फिर हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को सेल से कंपेयर किया, अब हम नेट प्रॉफिट को सेल से कंपेयर कर रहे हैं। तो नेट प्रॉफिट रेशियो मींस मेजरिंग द परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू दैट रिमेन्स इन द नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द एक्सपेंसेस, सभी एक्सपेंसेस को हटाने के बाद सेल्स में, रेवेन्यू में से, इंक्लूडिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट जो हमने सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखा था, इंटरेस्ट और टैक्सेस जो हमने वहां पे नहीं हटाए थे वो हम यहाँ पे हटा देंगे। ठीक है ना। और साथ में अदर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जितने भी अदर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे सबको हटा देंगे। तो आपको जो मतलब जो बेसिकली कहने का क्या मतलब है, जब आप पी&एल बनाते हो तो आपका जो यहाँ पे नेट प्रॉफिट आता है सबसे लास्ट में, जीपी के बाद, यहाँ पे सारी चीजें हटाने के बाद, इस प्रॉफिट का हम कंपेरिजन किससे कर रहे हैं, सेल्स के साथ कर रहे हैं। किसके साथ कर रहे हैं, सेल्स के साथ कर रहे हैं। तो उसमें क्या आएगा आपका नेट प्रॉफिट रेशियो इंटू 100 करके। तो एग्जांपल देख लेते हैं जी। नेट सेल्स आपकी 10 लाख, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका 2 लाख, इंटरेस्ट और दे रखा है 20 और टैक्स दे रखा है 30, अदर एक्सपेंसेस दे रखे हैं 10 और अदर इनकम दे रखी है 5 लाख। ठीक है जी। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकालना है, तो 2 लाख में से हमने क्या क्या माइनस करना है जी, एक ये माइनस कर देंगे, एक ये माइनस कर देंगे, तो 20,000 30,000 माइनस कर दिया, और अदर एक्सपेंसेस भी हम माइनस कर देंगे 10,000 के, और उसके अलावा अदर इनकम हमारे पास है उसको हम क्या कर लेंगे, ऐड बैक कर लेंगे। तो आपका टोटल कितना आ गया जी, 1,45,000। यहाँ पे इनकम ऐड बैक हो रही है, ये अदर इनकम, नेट सेल्स नहीं, हमारा टोटल प्रॉफिट देख रहे हैं। तो उस प्रॉफिट के अंदर जो हमारा अदर इनकम भी क्या है आपके लिए प्रॉफिट है, उसको हमें किससे कंपेयर करना है, सेल्स के साथ कंपेयर करना है। ठीक है जी। तो इसलिए हमने उसको इंक्लूड किया। और आपका स्टेप 2 में क्या है, सेल्स तो आपको गिवन ही है, तो 1,45,000 डिवाइड बाय 10 लाख कर देंगे तो 14.5 आपका क्या आ जाएगा, आपका नेट प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा। ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो हमारा जो अगला रेशियो है वो क्या है आपका, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या और इन्वेस्टमेंट। दूसरा नाम क्या है इसका, इन्वेस्टमेंट, क्योंकि कंपनी के शेयर होल्डर के पर्पज से वो क्या हो जाती है, इन्वेस्टमेंट, और कंपनी के पर्पज से हो जाती है कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है जी। तो अगर कंफ्यूजन मत करना, अगर पेपर में इन्वेस्टमेंट की तरफ भी आए तब भी आपको सेम तरीका फॉलो करना है। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या था भाई, ROC यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कंपनी एज अ कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी यूजिंग द टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल कौन कौन सी टोटल कैपिटल, बोथ इक्विटी एंड डेट। यानी कि अभी तक हमने पीछे क्या किया था, डेट को अलग कंपेयर कर रहे थे, इक्विटी को अलग कंपेयर कर रहे थे। अब यहाँ पे दोनों को रिटर्न के साथ कंपेयर करना है, यानी कि टोटल पैसा आपने जितना इन्वेस्ट किया, खुद का और थर्ड पार्टी का, सबका मिला के आपने टोटल कितना पैसा कमाया उसको हम कंपेयर करेंगे। तो रेशियो क्या बन के आती है, EBIT अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल, अच्छा एक चीज आप बड़े ध्यान से सुनना यहाँ पे एनालिसिस के लिए, हम कैपिटल एम्प्लॉयड में इक्विटी प्लस डेट ले रहे हैं, है ना। तो इक्विटी के लिए तो क्या होता है, नेट प्रॉफिट होता है, और डेट के लिए क्या होता है, इंटरेस्ट होता है देने के लिए। तो हमने यहाँ पे देखो EBIT लिखा है, यहाँ पे टैक्स भी नहीं दे रहे हैं, वो भी हमने इसमें इंक्लूड कर लिया। तो यहाँ पे हमने तो एक तो प्रॉफिट भी लिया हुआ है, साथ में इंटरेस्ट भी जोड़ा हुआ है ना। तो दो चीजें नीचे हैं, वही दो चीजें क्या है, ऊपर है। समझ में आ गई बात। ठीक है जी। ये थोड़ा सा आपका एनालिसिस वाला पार्ट था। तो देखो क्या निकल के आया, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट EBIT डिवाइड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। उसमें EBIT क्या है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, जिसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, जैसे हमने पीछे बात करी थी। और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है ना। यहाँ पे सिर्फ देखो हमने जो शेयर होल्डर फंड निकाला था, हमने शेयर होल्डर फंड निकाल रहे थे ना, उसमें हमने क्या देखा था, टोटल एसेट्स में से हम क्या क्या माइनस कर रहे थे, टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज माइनस कर रहे थे। एक्सटर्नल में आपके पास लॉन्ग और शॉर्ट दोनों थी, है ना, लॉन्ग भी थी और शॉर्ट भी थी। वो क्या था, शेयर होल्डर फंड था। ठीक है ना। अगर मैं आपको बैलेंस शीट के मेथड से समझाऊं दोबारा से, तो हमने देखा था कि जैसे मेरी बैलेंस शीट है, यहाँ पे हमारे पास क्या था, शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर फंड था, नॉन करंट लायबिलिटीज था, करंट लायबिलिटीज था, नॉन करंट एसेट्स था और करंट एसेट्स था। तो जब हम शेयर होल्डर फंड निकाल रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, टोटल एसेट्स में से, ये टोटल एसेट्स में से हमने क्या माइनस किया था, टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी, ये वाले दोनों माइनस किए थे, टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी माइनस करी थी। इससे क्या आया था, शेयर होल्डर फंड आया था। लेकिन हम जब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, सीई निकालेंगे, तो हम इसमें टोटल एसेट्स में से क्या माइनस करेंगे, सिर्फ करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे, सिर्फ करंट लायबिलिटीज को माइनस करेंगे, जिसकी वजह से हमारा क्या आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप इक्विटी के अंदर क्या ऐड कर दो, लॉन्ग टर्म डेट ऐड कर दो। तो ये क्या, ये आपकी एसेट साइड अप्रोच है। अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं तो ये क्या हो गई आपकी, ये वाली हो गई आपकी एसेट साइड अप्रोच,
एसेट साइड अप्रोच हो गई, और ये वाली आपकी हो गई लायबिलिटी साइड अप्रोच, है ना। वहां पे भी हमने यही किया था, ठीक है जी। तो इसका इक्वेशन देख लेते हैं जी, और एग्जांपल दिया हुआ ईबीआईटी कितना है आपका 1.5 लाख रुपए, कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख रुपए, तो आपने जब निकाला तो आपका कितना आया जी आरओजी 30%। इंटरप्रिटेशन का आई कंपनी 30% रिटर्न ऑन द कैपिटल, यानी कि आपने 5 लाख रुपए लगा के 1.5 लाख रुपए कमाए, यानी कि लोगों को कितना पैसे कमा के दिया आपने, कैपिटल एम्प्लॉयड वालों को 1.5 लाख रुपए कमा के दिए, 30% प्रॉफिट कमा के दिया। देखो जी, अब प्रॉफिट एंड लॉस, एक्सट्रैक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट फॉर अकाउंटिंग रेशियो एनालिसिस। भाई हमने कुछ कुछ चीजें जो है सॉर्ट आउट करने की कोशिश करी है इस इक्वेशन के मतलब इस फॉर्मेट के अंदर, वो देखते हैं जी। देखो, टू अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग रेशियो वी नीड टू द की फिगर। अब आपका बेसिकली आपका पूरा चैप्टर खत्म हो गया, अब यहाँ पे थोड़ा सा समराइजिंग वाला पार्ट आता है। टू अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग रेशियो वी नीड द की फिगर्स फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, यानी कि इनकम स्टेटमेंट में से एंड बैलेंस शीट में से। वही की फिगर्स को हम कुछ कुछ देखेंगे यहाँ पे, कुछ उसके सैंपल्स आपके पास इस तरीके से देखते हैं हम क्या क्या है। तो जो आपका एक्सट्रैक्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस का, जो आपने कंपनीज वाली बुक में देखा था, भाई आप पहले क्या लिखते हो, नेट रेवेन्यू लिखोगे, नेट सेल्स, उसमें से आप सीओजीएस माइनस करते हो, फिर आपका क्या आता है ग्रॉस प्रॉफिट आता है, फिर उसमें से आप क्या करते हो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करोगे, फिर उसके बाद क्या आएगा आपका ईबीआईटी आएगा, फिर ये क्या इनकम स्टेटमेंट बन रही है आपकी। भाई आपने सेल्स में से पहले मेन चीज हटाई सीओजीएस, फिर आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया, ग्रॉस प्रॉफिट में से आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हटाया तो आपका ईबीआईटी आया, ईबीआईटी में से आपने इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हटाया तो आपका ईबीटी आया, ईबीटी में से फिर आपने क्या कर दिया टैक्स पे कर दिया तो आपका नेट प्रॉफिट आ गया। तो ये सब फिगर्स आपकी आ गई, और इन सब फिगर्स का आपका क्या होगा यहाँ पे यूटिलाइज होगा। सपोज करो भाई आप सेल्स की बात करें, सेल्स 10 लाख थी, उसमें से सीओजीएस 6 लाख तक हटा दिया तो 4 लाख का प्रॉफिट आ गया, फिर उसमें से 2 लाख का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हटा के 2 लाख का आपका क्या आ गया ईबीआईटी आ गया, फिर उसमें से हमने 20,000 रुपए का क्या हटा दिया इंटरेस्ट हटा दिया तो 1,80,000 क्या आ गया आपका ईबीटी आ गया, फिर उसमें से 45,000 का 25% से आपने क्या हटाया टैक्स हटा दिया तो 1,35,000 आपका क्या आ गया नेट प्रॉफिट आ गया लास्ट में। ठीक है जी, अब ये क्या पार्ट आया, अब देखो इसमें क्या क्या फिगर है। तो नेट सेल्स आपकी कितनी आ रही है, नेट सेल्स में क्या आप देख रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी और एक्टिविटी रेशियोज में यूज हो रही है। नेट सेल्स कहाँ यूज होती है, प्रॉफिटेबिलिटी और एक्टिविटी रेशियो में। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के हमारे तो पार्ट थे वो कौन कौन से थे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, है ना, उसके बाद ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, है ना, ये 4 थे हमारे पास। उसके बाद एक्टिविटी रेशियो मेरे पास क्या थे, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड उसके अलावा और क्या था हमारे पास, एक हमारा तो ये 2 तो मेन थे हमारे पास, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो और उसके बाद टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो भी था हमारे पास, ठीक है ना। तो 3 वहां पे थे, कौन कौन से 3 थे जी, एक्टिविटी रेशियो के अंदर एक तो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल रेशियो जहां पे हमने क्रेडिट सेल की बात करी थी, और टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो जहां पे हमने टोटल सेल्स की बात करी थी। और प्रॉफिटेबिलिटी में हमने देखा जीपी, एनपी, उसके अलावा हमारे पास जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो जिसमें हमने कॉस्ट की बात करी थी, है ना, ये 4 थे हमारे पास। उसके बाद आपके पास आता है नेट प्रॉफिट, उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका कहाँ यूज हो रहा है, जीपी रेशियो में और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में। ये प्रॉफिट वाले पार्ट में आपका यूज होता है जीपी और ऑपरेटिंग प्रॉफिट, है ना। उसके बाद नेट प्रॉफिट आपका कहाँ यूज होता है, सिर्फ नेट प्रॉफिट रेशियो में और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टमेंट में, है ना, जो हमने लास्ट के 2 रेशियो देखे। भाई नेट प्रॉफिट तो आपका सबसे लास्ट में हम देख रहे हैं ना कि भाई नेट प्रॉफिट आपने टोटल कैपिटल पे कितना कमाया या फिर आपने जो सेल्स पे कितना कमाया। और इंटरेस्ट वाला कहाँ यूज होता है, एक तो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस कहाँ यूज हो रहे हैं इस फॉर्मेट के हिसाब से, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस कहाँ यूज हो रहे हैं, एक तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में ये आपके यहाँ पे सिर्फ यूज हो रहे हैं। तो देखो यहाँ से आपको मैं फिर से समझा देता हूँ, ये आपका कहाँ यूज होता है, एक तो एक्टिविटी रेशियो में यूज होता है और एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में यूज होता है नेट सेल्स, है ना। सीओजीएस आपका कहाँ यूज होता है, ये आपका एक्टिविटी रेशियो में आप तो इन्वेंटरी टर्नओवर यूज करते हो वहां पे यूज होता है, उसकी जगह पे आप सेल्स भी कर सकते हो। फिर आपका जीपी रेशियो कहाँ यूज होता है, आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में जीपी रेशियो यूज होता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में यूज होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आपका कहाँ होता है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में यूज होता है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में यूज होता है, ठीक है ना। ये सब हो गए, बस इतना ही। और नेट प्रॉफिट आपका कहाँ यूज होता है, आपका नेट प्रॉफिट रेशियो में यूज होता है, उसके अलावा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में यूज होता है ना। सारे पता लग गए आपको भाई कहाँ कौन कौन सी चीजें यूज हो रही है, ठीक है। कहता जी की फिगर रेशियो क्या है, शेयर होल्डर इक्विटी क्या है, यूज फॉर आरओई। अच्छा, बैलेंस शीट की बात आ गई हमारे पास, है ना, ये तो सब हो गया हमारे पास। अब आता है यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। अब क्या कर रहा है भाई, इक्विटी एंड लायबिलिटी आ गया, क्या आ गया, क्या इक्विटी एंड लायबिलिटी। उसमें क्या आता है आपका शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, इससे क्या बना आपका शेयर होल्डर्स इक्विटी बना, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या बना, नॉन करंट लायबिलिटीज बना, फिर करंट लायबिलिटी बना। आपका लायबिलिटी साइड का टोटल हो गया कितना, 8 लाख रुपए, 1.5 लाख, 1.5 लाख, 4.5 लाख, और बाकी ये 8 लाख रुपए हो गया। उसके बाद आता है जी एसेट साइड में आपके पास क्या है, नॉन करंट एसेट्स 5 लाख के और करंट एसेट्स आपके 3 लाख के। तो टोटल एसेट्स तो यानी कि बैलेंस शीट आपकी मैच आ रही है, ठीक है ना, एक्सट्रैक्ट में। उसके बाद कहता है भाई की फिगर्स में क्या है, टोटल शेयर होल्डर इक्विटी कहाँ यूज होती है आपकी, रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी। जब आप रिटर्न ऑन इक्विटी निकालते हो
वहां पे आपकी यूज होती है। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, आप क्या कर सकते हो जी, आपने जो हमने कैपिटल इंप्लॉयड देखा था, ठीक है ना, यहाँ पे हमने कैपिटल इंप्लॉयड देखा था ना, एक इसमें एक और चीज हो सकती है, क्या हो सकती है कि आपको रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड में, ठीक है, चलो मैं इसको थोड़ा सा ना आखिरी में बताता हूँ क्या है, पहले ही समझ लेते हैं। भाई आप ये देखो कि आपका जो शेयर होल्डर इक्विटी है वो कहाँ यूज हो रही है, आपकी कैपिटल इंप्लॉयड में यूज हो रही है। यहाँ पे आप समझो इसको कैपिटल इंप्लॉयड में यूज हो रही है, कैपिटल इंप्लॉयड ये वाला, या इस वाले पोर्शन को भी रोको ही आप, इसको मैं समझाता हूँ अभी, 2 मिनट दो मेरे को। तो कैपिटल इंप्लॉयड आपका कहाँ यूज हो रहा है, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट यूज फॉर आर रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज आपके कहाँ यूज हो रहे हैं, डेट रेशियो में यूज हो रहे हैं, ठीक है ना। टोटल लायबिलिटीज में हम देखते हैं जब डेट से आप कंपेयर कर रहे हो, उसके बाद करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी आपके कहाँ यूज हो रहे हैं, लिक्विड रेशियो में, आपका करंट रेशियो निकालते हो, क्विक रेशियो निकालते हो, है ना। तो करंट और ये नॉन करंट है, ये नॉन करंट है, ठीक है जी, समझ में आ गई बात। आगे बढ़ते हैं, देखो की रेशियो क्या आ रहा है इसमें एक्सट्रैक्ट में, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल्स 4 लाख डिवाइड बाय 10 लाख रुपए, ये हमने उधर से ही उठाया ये फिगर्स हमने सारे, यहाँ से देखोगे ना, यहाँ से उठाया, देखो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 4 लाख का और सेल्स कितनी है 10 लाख की, तो ये आपका कितना आ गया 40% आ गया। फिर आता है पास नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना आया था 1,35,000 डिवाइड बाय 10 लाख आया था, तो 13.5 आ गया। ऑपरेटिंग रेशियो कितना आया था जी, ऑपरेटिंग रेशियो हमारे पास आया था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है हमारे पास कितना आया था 2 लाख का, तो 2 लाख डिवाइड बाय 10 लाख कर लेंगे तो कितना आ गया 20% आ गया। रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड कितना 135 हमारे पास रिटर्न आया था, और कैपिटल इंप्लॉयड कितना आया हमारे पास, कैपिटल इंप्लॉयड आया हमारे पास कितना, शेयर होल्डर फंड और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज 6,50,000 का आना चाहिए जी, 6,50,000 रुपीज, 2 लाख डिवाइड बाय 650 कितना आ गया 30.8 आ गया। फिर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे, यहाँ समझते हैं, देखो रिटर्न ऑन इक्विटी, अब इक्विटी की बात करें, सिर्फ वो इक्विटी की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी में सिर्फ इक्विटी का पोर्शन कितना है, ये दोनों होंगे, जो हमने शेयर होल्डर फंड की बात करी थी, तो ये दोनों मिला के कितने हैं 4.5 लाख है ना, कितने हैं 4.5 लाख है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा रिटर्न ऑन इक्विटी में, 1,35,000 को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं 4.5 लाख से डिवाइड कर रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया आपका, हमारा जो आ गया 30% का प्रॉफिट आ गया। ये आपका नया रेशियो है थोड़ा सा, ये हमने पीछे अभी देखा नहीं था, है ना। तो करंट रेशियो, उसके बाद करंट रेशियो, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, तो करंट एसेट्स कितने हमारे पास 3 लाख के, और करंट लायबिलिटीज कितनी है हमारे पास 1.5 लाख की। तो आपका जो बन के आया 3 लाख डिवाइड बाय 1.5 लाख कितना हो गया जी आपका, ये 2:1 हो गया, आइडल रेशियो के बराबर आ गया। उसके बाद आता है डेट टू इक्विटी, डेट टू इक्विटी में हमारे पास डेट कितने हैं, जो हमारे जो डेट है ये कितने हैं जी 2 लाख के डेट है, और इक्विटी कितनी है 4.5 लाख की इक्विटी है। तो 2 लाख डिवाइड बाय 4.5 लाख कर देंगे तो ये क्या आ गया हमारा 0.441, ये क्या जितना कम होता है उतना हमारा अच्छा होता है, सिचुएशन अच्छी है हमारी, ठीक है जी। अभी तक हमने सारे रेशियो रिवाइज कर लिए हैं अच्छे से, एक बार रिकलेक्ट करना चाहोगे, हमने 4 पोर्शन कौन से करे थे। सबसे पहले हमने लिक्विडिटी रेशियो देखा जिसमें करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स देखे, फिर हमने कौन सा देखा था हमारा जो है अगला पोर्शन हमने कौन सा देखा था जी, एक्टिविटी रेशियो, कौन सा देखा जी हमने, सॉल्वेंसी देखा था जी, हाँ सॉल्वेंसी देखा था। तो पहले हमने लिखा था लिक्विडिटी जिसमें करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स देखे थे, सॉल्वेंसी रेशियो में हमने देखा था इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, सॉरी इन्वेंटरी डेट, पहले हमने सॉल्वेंसी में हमने देखा था डेट को हम इक्विटी से कंपेयर कर रहे थे, शेयर होल्डर फंड से, फिर डेट को हम किससे कंपेयर कर रहे थे टोटल एसेट से, फिर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कर रहे थे, फिर चौथा हमने किया था प्रोप्राइटरी रेशियो जिसमें हमने इक्विटी को टोटल एसेट से कंपेयर किया था, फिर हमने किया था एक्टिविटी रेशियो में, एक्टिविटी रेशियो हमने इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्न रेशियो, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, और इन दोनों के हमने डेट कलेक्शन पीरियड और डेट पेमेंट पीरियड भी देखे थे साथ में, ठीक है। उसके अलावा हमने क्या देखा था इसके अंदर, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो भी देखा था हमने इसके अलावा इसके अंदर, और उसके बाद हमारे पास इसके अंदर हमने लायबिलिटी साइड और एसेट साइड अप्रोच देखी थी। फिर आता है हमारा तीसरा पोर्शन एक्टिविटी रेशियो, है ना, उसके अंदर हमने ये हमने देखा था, सॉरी ये वाला देखा था इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो देखा था, फिर हमने देखा था नेक्स्ट हमारा था अकाउंट रिसीवेबल, फिर इसका डेट कलेक्शन पीरियड, अकाउंट्स पेएबल उसका डेट पेमेंट पीरियड, फिर आता है एसेट टर्नओवर रेशियो, और लास्ट का देखा ना हमने वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। 3 हो गए। चौथा हमारा था कौन सा, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हमने जीपी रेशियो देखा था, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो देखा था जो हमें कॉस्ट कंपैरिजन बताता था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो देखा था जो हमें प्रॉफिट की कंपैरिजन बताता था सेल्स के साथ। फिर हमने चौथा पोर्शन इसमें क्या देखा था, नेट प्रॉफिट रेशियो देखा था, और पांचवा हमने क्या देखा था इसमें हमने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखा था। और इसके अंदर एक चीज और आई थी ट्विस्ट के साथ, रिटर्न ऑन इक्विटी, जिसमें हमने खाली शेयर होल्डर फंड की कंपैरिजन देखी थी नेट प्रॉफिट के साथ, ठीक है जी। समझ में आ गया आपको सारा, रिवाइज भी हो गया आपका क्विक रिवीजन में। अब आपके पास कुछ पॉइंट बचता नहीं है तो ठीक है, आज की क्लास हमारी खत्म होती है।
अगली क्लास की रिवीजन में हम लेकर आएंगे आपके लिए कैश फ्लो का रिवीजन। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से रिवाइज करें